परफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले हम वेबिनार को डिस्कस कर रहे थे कि वेबिनार एक्चुअली होता क्या है ना। नॉर्मली आप लोगों ने विफी से और कोर्सेज से पढ़े होंगे, और आप लोगों ने डिफरेंट वेबिनार्स भी अटेंड किए होंगे, कुछ कोर्सेज पास भी होंगे, तो आपको पता होगा कि विफी की जो एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो है गेम चेंजर वेबिनार। ये नॉर्मली एग्जाम से कुछ टाइम पहले होता है, और इसमें हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट की कोशिश ये होती है कि जो मेन एरियाज होते हैं, जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज होते हैं, उसको मैक्सिमम कवरेज करवा दे 2 दिन के अंदर अंदर, जितना मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंड तक हो सकता है। सो कैरिंग फॉरवर्ड द सेम थीम ऑफ विफी गेम चेंजर वेबिनार, एफ आर उर्दू का वेबिनार भी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये 2 दिन का वेबिनार है, इसमें तुम लोग को बता दूं कि हमारा एजेंडा क्या होगा। डे वन में हम उन चीज़ों को कवर करेंगे जो कि स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड और अनटच्ड एरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिसकी मैं बात करूं, अगर तुमने एग्जामिनर रिपोर्ट्स, एक ऐसी चीज़ है जो कि स्टूडेंट एंड तक या तो मिस कर देता है, या उसको पता ही नहीं होता एग्जाम रिपोर्ट होती है, या एंड तक वेट करता है कि हाँ अब पढ़ूंगा अब पढ़ूंगा अब पढ़ूंगा, बट कीपिंग इन माइंड के बहुत शॉर्ट टाइम होता है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है, तो स्टूडेंट्स वो कवर नहीं कर पाते। तो डे वन में मेरी कोशिश ये है कि 2 एग्जाम रिपोर्ट्स जो हैं पिछले अटेम्प्ट की, यानी कि 2 पिछले सेशंस की एग्जाम रिपोर्ट हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, वेबिनार में डिस्कस करेंगे, और उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। अच्छा देखो, होता यह है कि एसीसीए हर क्वार्टर में एग्जाम रिपोर्ट नहीं देता। एसीसीए हर 6 महीने में एग्जाम रिपोर्ट देता है, यानी कि एक एग्जाम रिपोर्ट सितंबर दिसंबर चीज की आती है, और एक एग्जाम रिपोर्ट आती है मार्च जून के एग्जाम्स के बाद ना। तो जून वाली एग्जाम रिपोर्ट है, उसमें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता है जो कि मार्च और जून में बच्चों ने, अच्छे खासे बच्चों ने गलत किए। और दिसंबर के बाद जो एग्जामिनर रिपोर्ट इशू करता है, वो उसमें बताता है कि सितंबर और दिसंबर में जो बच्चों ने कुछ गलतियां की हैं, कॉमन मिस्टेक्स की हैं, उसको आइडेंटिफाई करता है। एग्जाम रिपोर्ट वेबिनार में करने का हमारा मकसद ये होता है कि यार वो तमाम गलतियां जो एग्जामिनर पिछले 6 महीने में, 1 साल में देख रहा है कि जो बच्चे कर रहे हैं, उनको अवॉइड कर सकें हम लोग, ताकि हम कोशिश कर सकें कि वो वाली गलतियां ना करें। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि अल्लाह ताला कोई गलती ना करवाए हमसे, लेकिन मैक्सिमम जो एग्जामिनर के फोकस में गलती आई हुई है, एटलीस्ट उसको तो अवॉइड कर ले हम लोग। तो हमें सबसे पहले तो वो करना है। तो हम, हमारा टारगेट ये होगा कि हम मार्च और जून 2025, यानी जून 25 के बाद जो एग्जामिनर ने रिपोर्ट इशू की होगी, और वो किस पीरियड की कवर हो रही होगी, वो मार्च 2025 और जून 2025 के एग्जाम्स से रिलेटेड होगी, तो उसको हम कवर करेंगे। और दूसरी रिपोर्ट जो दिसंबर 2025 के एग्जाम के बाद आई है, वो सितंबर 2025 और दिसंबर 2025 के एग्जाम को कवर कर रही होगी। तो हमने ये 2 रिपोर्ट्स आज कवर करनी है। दूसरा अनटच्ड एरिया जो बच्चों का होता है, वो होता है एसीसी स्टडी हब। सिंस मैनी ऑफ यू हैव फोकस्ड ऑन कैप्लन किट और बीपीपी किट ना, तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है कवर करना, लेकिन एट द सेम टाइम तुम लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि एसीसी ने ये बात बड़ी क्लियर कट बोल दी है कि कैप्लन एंड बीपीपी आर नो मोर ऑफिशियल लर्निंग पार्टनर्स ना। तो एसीसीए ने अपने एसीसी स्टडी हब पे ही बहुत सारा स्टूडेंट के लिए कंटेंट दिया हुआ है। अब बच्चे उस कंटेंट को कवर नहीं कर पाते, वहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो कोशिश मेरी ये है कि सेक्शन बी के कुछ 3-4 सवालात जो कि कैप्लन किट में या बीपीवी किट में नहीं है, वो मैं तुम लोगों को वहां से कवर करवा दूं। तो आज का एजेंडा 2 एग्जामिनर रिपोर्ट्स हैं और फिर कुछ सेक्शन बी के एमटीक्यूज हैं। और आज तुम लोगों में एक पेपर फॉर्मेट डिस्कस करना है, और कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है और कितनी देर में करना है, ये भी चीज़ हम लोगों ने आज डिस्कस करनी है। तो आज 3 चीज़ें: नंबर 1 पेपर फॉर्मेट प्लस हाउ टू अप्रोच द पेपर, नंबर 2 recent examiner reports, and number 3 important questions from ACCA study of covering multiple accounting standards। डे टू का जो एजेंडा होगा, उसमें मेरी कोशिश ये होगी कि तुम सेक्शन सी में बच्चे फंस रहे होते हैं सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो दोनों का सेक्शन सी एसीसी स्टडी हब के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे एक एक क्वेश्चन कोशिश करके मैं तुम लोगों को करवा दूंगा, डे टू जो कि हमारा कल सेम टाइम पे स्केड्यूल्ड है। और फिर मैं डे टू के एंड में तुम लोगों को एक अगले 15 दिन का रिवीजन प्लान दूंगा कि कल 17 हो जाएगी, और तुम लोग का पेपर चूंकि मार्च के फर्स्ट वीक में है, तो मैं तुम लोगों को अब बताऊंगा कि तुम लोगों ने अगले 14-15 दिन किस तरह गुजारने हैं, ताकि मैक्सिमम कवरेज हो जाए मिनिमम पॉसिबल टाइम में। सो आर वी रेडी एंड रेडी फॉर दिस वेबिनार? आर वी एक्साइटेड फॉर दिस वेबिनार, यस और नो? यस सर। परफेक्ट, हो गया। सबसे पहले हम सर एग्जाम फॉर्मेट। जी दोस्त। सर ये जो आपने बात की कैप्टन के, तो बीपीपी जो है वो मेन स्टडी नहीं है हम्म। इनकी ना, जो उसके साथ जी। नहीं है, तो अब आप कह रहे हैं कि मेन फोकस हम इसी से प्लेटफॉर्म पर रखें अपना, जो उनका स्टडी इसी है से वो। स्टडी हब, स्टडी हब, स्टडी हब। ओके। लेकिन अभी स्टडी हब आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कैप्लन या बीपीपी नहीं करनी। कैप्लन या बीपीपी में से एक किट तो लाजमी लाजमी करनी है, और अब आखिरी कुछ दिन रह गए। आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोगों ने कैप्लन और एसी, कैप्लन या बीपीपी में से एक किट कर ली होगी। ये सर कैप्टन की है वो।
वो इसी की प्रैक्टिस हो रही है साथ में। तो जब तुम लोगों ने कैपलन या बीबीपी में से एक किट कर ली है, तो अब तुम लोग ये करो कि आखिरी कुछ दिन है वो एसीसी स्टडी हब के क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, किस तरीके से करना है, मैं थोड़ी देर में आज के वेबिनार में ही तुम लोगों को बताऊंगा। अब बात करते हैं हमारे पास एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम डेडिकेट करना है, एलोकेटेड टाइम कितना है, वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। अगर सेक्शंस की बात की जाए तो हमारे पास एग्जाम में 3 सेक्शंस होते हैं, ऐसा ही है। क्वेश्चन टाइप क्या होती है हमारे पास, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। इनको हम एमटीक्यूज या ऑब्जेक्टिव केस केस क्वेश्चंस बोलते हैं, और इनको हम बोलते हैं सीआरक्यूज। सेक्शन ए में तुम्हारे पास 15 क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन बी में तुम्हारे पास 3 एमटीक्यूज होंगे या 3 केस होंगे, जो भी तुम नाम ले लो, फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन हम कहते हैं ये ऑब्जेक्टिव केस क्वेश्चन है। 3 केसेस होंगे और हर केस में तुम्हारे पास 5 छोटे क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल सेक्शन बी के भी क्वेश्चंस की तुम्हारे पास वेटेज हो गई 15। और सेक्शन सी में तुम्हारे पास 2 क्वेश्चंस होंगे, ऐसा ही है दोस्तों। सेक्शन ए में हर क्वेश्चन की वेटेज होगी तुम्हारे पास 2 मार्क्स। सेक्शन सी में जो हर केस है, हर केस की वेटेज होगी 10 मार्क्स। 10 मार्क्स की वेटेज कैसे होगी कि उसमें 5 छोटे क्वेश्चन होंगे, तो हर छोटे क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स होगी। तो एक केस में 5 क्वेश्चन, तो 2 × 5 10 मार्क्स पर केस। और ऐसे 3 क्वेश्चन तो मेरे पास हो गए 30 मार्क्स। सेक्शन सी में तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन की वेटेज 20 मार्क्स होगी, तो टोटल वेटेज हो गई है तुम्हारे पास 30 मार्क्स की। एलोकेटेड टाइम, सिंस हमारा पेपर 3 घंटे का है तो 180 मिनट्स होते हैं, और टोटल इसकी वेटेज है 100 मार्क्स की, तो 1.8 मिनट पर मार्क है। तो एलोकेटेड टाइम मिनट्स में कितना हो गया मेरे पास, 1.8 मिनट पर मार्क मल्टीप्लाई बाय 30 मार्क्स, तो 54 मिनट्स तुम्हारे पास एलोकेटेड टाइम है। 54 मिनट्स फॉर सेक्शन ए, सेम फॉर सेक्शन बी, एंड 72 मिनट्स फॉर सेक्शन सी। अगर 72 सीआरक्यूज को ब्रेक कर दूं, तो सीआरक्यूज में एक आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल। अब चाहे तुम सिंगल एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, और दूसरा होगा रेशोज का सवाल, सही है। तो अगर मैं सीआरक्यू को ब्रेक कर दूं, सीआरक्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सीआरक्यू रेशोज, डन हो गया। तो 30 मिनट्स तुम्हारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सवाल के लिए होंगे, एंड 36 मिनट्स ही तुम्हारे पास रेशो के सवाल के लिए होंगे। अब बच्चे पूरे सेशन में, हमारा जैसे सेशन स्टार्ट हुआ था दिसंबर के मिड में, एंड टुडे इज मिड ऑफ फेब्रुवरी, तो अब अच्छे खासे बच्चों ने सेक्शन ए और बी की प्रैक्टिस अच्छी खासी की हुई होगी। तो मैं कहता हूं तुमने सेक्शन ए को 30 मिनट्स में या मैक्सिमम 35 मिनट्स में कवर कर लेना है। सेम फॉर सेक्शन बी, 35 मिनट्स डेडिकेट करो, कि 35 मिनट्स। 45 मिनट्स तुम डेडिकेट करो सीआरक्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे वो सिंगल एंटिटी हो या फाइनेंस या ग्रुप अकाउंट्स हो। टोटल 180 में से तुम्हारे पास 115 हो गए हैं, तो अब 105 प्लस 180 माइनस 115, तुम्हारे पास तकरीबन इफेक्टिवली 1 घंटा होगा रेशो के सवालात के लिए, सही है। अब बच्चे बोलते हैं सर क्या 35 मिनट्स में सेक्शन ए हो जाएगा? जी बहुत इजीली हो जाएगा। जैसे तुम लोगों को पता है जो हमारे पेड बच्चे हैं उन लोगों का मॉक भी होगा। अगर तुम लोग मॉक के लिए भी अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हो तो यू गाइस कैन रजिस्टर योरसेल्फ। उसमें होता ही है कि हम मॉक देते हैं और उसमें बच्चों को बोलते हैं कि इस एलोकेटेड टाइम के मुताबिक, जो प्रेफर्ड टाइम है इसके मुताबिक तुम सेक्शन ए करो, सेक्शन बी करो, सेक्शन सी करो। देखो सेक्शन ए में अगर 15 सवाल है ना, तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो ब्लिंक ऑफ एन आई में हो जाएंगे तुम्हें, कि तुमने देखा पढ़ा और आधे मिनट में सवाल हो गया, 1 मिनट में सवाल हो गया। कुछ ऐसे होंगे जिसमें तुम्हें 2-3 मिनट भी लग रहे होंगे। तो तुमने कोशिश करना है 35 मिनट्स है और 15 सवाल है ना, तो हर सवाल के लिए तुम्हारे पास कितने मिनट हो गए, तकरीबन 2.33 मिनट्स पर क्वेश्चन हो गए। जहां तुम्हें लग रहा है 2.33 मिनट में सवाल नहीं हुआ तुमसे, तो तुम मार्क करो और आगे बढ़ जाओ, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाओ। फिर उससे अगली तरफ, अगर कोई सवाल 2-2.5 मिनट में तुमसे नहीं हो रहा, उसको फ्लैग करो और आगे बढ़ो। जब तुम्हारा सेक्शन ए कवर हो जाए और तुम्हें लगता है कि यार तुमने 25 मिनट में सेक्शन ए कर लिया और कुछ सवाल ऐसे जो नहीं हो रहे, तो यू हैव 10 ऑड मिनट्स के तुम उन सेक्शन ए के सवालात की तरफ चले जाओ जो तुम्हारे पेंडिंग है। एक तरीका का तो ये होता है। अगर नहीं तो तुम उस 10 मिनट्स को आगे बाद में एडजस्ट कर लेना, सेक्शन बी की तरफ आ जाओ। सेक्शन बी में भी यही अप्रोच रखो, जो सवाल 2-2.5 मिनट में हो जाते हैं सही है, नहीं नहीं होता उसको फ्लैग करो, आगे बढ़ जाओ। फिर तुम सेक्शन सी की तरफ आ जाओ, सीआरक्यू।
और कोशिश करके 45 मिनट्स। अब तुम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर ली है तुम लोगों ने और हम लोगों ने लाइव क्लासेस में और अपने पूरे कोर्स ड्यूरिंग द टर्म ऑफ 3 मंथ्स, कि अब तुम्हारा सीआरक्यू वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला सवाल 25-30 मिनट्स में हो जाना चाहिए। लेकिन इवन देन 45 मिनट्स दिए, क्योंकि वो एग्जाम प्रेशर होता है तो थोड़ी देर थोड़ा एग्जाम क्वेश्चन नहीं हो पाता। तो कोशिश करो 45 मिनट्स में सवाल हो जाए। अब तुम जब ये तीनों एरियाज कवर कर लो, फिर तुम देखो तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है। अगर तुम्हारे पास 1.5 घंटा बचा हुआ है, पौने 2 घंटे बचे हुए, तो सेक्शन ए और बी में अगर तुम्हारा कोई सवाल पेंडिंग है तो वो कर लेना। अगर तुम्हारे पास बचा ही 1 घंटा है तो फिर सेक्शन सी सीआरक्यू की तरफ चले जाओ और रेशो वाला सवाल कर लो। और एंड में जब टाइम बचे तो तुम्हारे पास जो जो 2 4 5 सवाल तुमने फ्लैग किए होंगे वो करना। खुदा का वास्ता है, कुछ बच्चे ऐसी गलती कर रहे हो तो एक सवाल नहीं हो रहा होता उस पर वो 10 मिनट 15 मिनट लगा देते हैं। यार एक बेसिक लॉजिक समझो कि जो सवाल तुमसे 2-3 मिनट में शुरू में नहीं हुआ, वो अगले 10 मिनट में भी नहीं होगा। तो उस पर ज़्यादा टाइम इस इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि किसी और सवाल की तरफ मूव करो, ताकि तुम्हारे मार्क्स पक्के होते चले जाए। और बाद में जब तुम पूरा पेपर कर लोगे तो हो सकता है वो चीज़ तुम्हारे माइंड में क्लिक कर जाए, उसी से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आगे एग्जामिनर ने किसी और क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो वो चीज़ तुम क्लिक कर लोगे और आगे तुम्हारा सवाल हो जाएगा। तो एक चीज तो ये आज कमिटमेंट शो कर दो कि अगर कोई सवाल मुझसे 2-2.5 मिनट में नहीं हो रहा होगा तो मैं उसको रिव्यू फ्लैग करूंगा और बाद में आके एंड में रिव्यू कर लूंगा। ये कुछ की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है तुमने। क्या ये क्लियर है? इसमें किसी का कोई सवाल तो पूछो, वरना हम एग्जामिनर रिपोर्ट्स की तरफ चलते हैं। नो सर, कोई सवाल नहीं। परफेक्ट हो गया है। अब जैसा हमने डिस्कस किया कि सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो बच्चे कर रहे होते हैं वो होता है एग्जामिनर रिपोर्ट्स। प्लीज एग्जामिनर रिपोर्ट्स को ज़रा सीरियसली लिया करो। एग्जामिनर रिपोर्ट्स से ही कुछ अच्छे खासे बच्चों के सवालात निकल आते हैं। एग्जामिनर रिपोर्ट देखो, मैं तो 2 करा रहा हूं तुम लोगों को। अगर तुमने और भी एग्जामिनर रिपोर्ट की वीडियोस देखनी है तो जो पिछला वेबिनार था मैं उसकी उसके लिंक तुम लोगों को शेयर कर दूंगा, वहां पे मैंने उससे पिछले वाले एग्जामिनर रिपोर्ट्स कराई हुई होंगी। अगर नहीं तो ये एसीसी के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल, एसीसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है पास एग्जाम वाले एरिया में। तो तुम वहां से जाके भी सवालात कर सकते हो। एग्जामिनर रिपोर्ट होती क्या है? एग्जामिनर रिपोर्ट में एग्जामिनर तीनों सेक्शंस के बारे में बात करता है। सबसे पहले जनरल कमेंट्स के बारे में बात करता है। तुम लोगों ने वो जनरल कमेंट्स लाजमी लाजमी पढ़ने हैं। मेरा फोकस होगा एग्जामिनर रिपोर्ट में पढ़ने के ऊपर नहीं। मेरा फोकस होगा जो एग्जामिनर ने ये बताया कि वो तमाम क्वेश्चंस जो बच्चों ने सेक्शन ए और बी में बहुत ज़्यादा गलती की है, हम कोशिश करेंगे वो सवालात करें और गलती ना करें। सही है। एग्जामिनर रिपोर्ट सेक्शन एग्जामिनर रिपोर्ट जो है एग्जामिनर सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चन आइडेंटिफाई करता है। और हर एग्जामिनर रिपोर्ट में एग्जामिनर सेक्शन ए के 4 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करेगा जो कि मेजॉरिटी बच्चों ने गलत किए होते हैं। तो हम वो चारों क्वेश्चंस अपने उस अभी लाइव क्लास में करेंगे, वेबिनार में करेंगे। फिर एग्जामिनर हर एग्जामिनर रिपोर्ट में एक सेक्शन बी का केस निकालता है जो कि मेजॉरिटी बच्चों ने गलत किया हुआ होता है। तो हम वो भी करेंगे। तो इफेक्टिवली देखा जाए, हमने 2 एग्जामिनर रिपोर्ट कवर करनी है तो सेक्शन ए के 8 सवाल करेंगे और सेक्शन बी के 2 केसेस करेंगे। और हर सेक्शन बी के केस में कितने सवाल होते हैं सर? 5 सवाल होते हैं। तो अगर 8 सेक्शन ए के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग तो 8 × 2 मार्क्स पर केस हो गया, पर क्वेश्चन हो गया, तो 16 मार्क्स ये हो गए। और 2 केसेस करेंगे, हर केस में 5 सवाल और हर सवाल की वेटेज 2 मार्क्स। तो 20 मार्क्स हमारे ये हो गए। तो टोटलिटी में 36 तो मार्क्स तो हम ये कर रहे होंगे फ्रॉम एग्जामिनर रिपोर्ट। फिर एसी से स्टडी आपकी तरफ चले जाएंगे। सो आर वी रेडी फॉर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए फ्रॉम एग्जामिनर रिपोर्ट ऑफ मार्च एंड जून 2025? क्या स्क्रीन तुम लोग के पास आ रही है, एक्सेल और पीडीएफ? परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1। Pfizer company has leased motor vehicles, laptops, mobile phones during the current financial year. Pfizer company has no other leases। बोला Pfizer कंपनी के पास कोई और लीज नहीं है, उसने करंट ईयर में व्हीकल लीज पे ली हुई है, लैपटॉप्स लिए हुए हैं, मोबाइल लिए हुए हैं। Which two of the following statements regarding the recognition exemption are correct in accordance with IFRS 16 leases? रिकॉग्निशन एग्जेम्पशन क्या थी? IFRS 16 नॉर्मल लीज अकाउंटिंग ये कहती थी कि तुम लीज का चार्ट बनाओगे, राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड करोगे एंड लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे। एट द सेम टाइम IFRS 16 का आखिरी लेक्चर में तुम्हें था कि रिकॉग्निशन एग्जेम्पशन, कि चूंकि लीज की नॉर्मल अकाउंटिंग थोड़ी मुश्किल होती है तो तुम कंपनीज को एक ऑप्शन दिया हुआ है, परमिशन ग्रांट की हुई है कि 2 तरह के लीजेस में अगर वो चाहे तो नॉर्मल रूल्स ऑफ लीज अप्लाई ना करे, एग्जेम्पशन वाले रूल्स अप्लाई कर ले। यानी कि जो भी रेंटल वो पे कर रही है वो स्ट्रेट लाइन मेथड पे एक्सपेंस आउट करता रहे, यानी कि ऑपरेटिंग लीज वाली ट्रीटमेंट कर ले। वो 2 लीजेस कौन सी थी? नंबर 1 लीज वो थी कि शॉर्ट टर्म लीज, यानी कि वो तमाम लीजेस जो कि 12 महीने या उससे कम की लीज होगी उसको हम कहेंगे एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते थे। और दूसरा कहते थे लो वैल्यू एसेट, कि अगर कोई लीज लो वैल्यू होगी, यानी कि $5,000 से कम
की कोई लीज होगी। और $5,000 क्या था, बोला $5,000 कॉस्ट ऑफ एसेट लीज्ड व्हेन न्यू। कि अगर तुम कोई एक ऐसा एसेट आज के दिन लीज पे ले रहे हो जो कि इनिशियली जिस दिन लीज नया एसेट था वो $5,000 से कम का था, तो वो लो वैल्यू एसेट कहलाता था। बोला इन दोनों केसेस में तुम चाहो तो अपने आप को एग्जेम्पशन क्लेम करके ऑपरेटिंग लीज पे ट्रीट कर लो, और जो भी रेंटल्स पे कर रहे हो वो स्ट्रेट लाइन पे कर लो। ये फर्ज नहीं था, बोला ये कंपनी टू लीज वेरी करता था ये वाली बात। बोला चाहो तो एग्जेम्पशन क्लेम करो, चाहो तो ना करो। अब बोला कि इनमें से कौन सी दो बातें एग्जेम्पशन के रिगार्डिंग सही हैं, पढ़ते हैं जरा। A lease that has a term of 12 months or less must be expensed on a straight line basis or other systematic basis over the lease term। बोला वो तमाम लीजेस जो कि 12 महीने से कम की लीज हैं वो लो लो शॉर्ट टर्म लीज कहलाती हैं। बोला कंपनी के ऊपर फर्ज कर दिया गया है कि आज के बाद वो उनको एग्जेम्पशन क्लेम करे। क्या फर्ज वाली बात थी? नहीं, बोला ऑप्शनल था। चाहो तो एग्जेम्पशन क्लेम करो, चाहो तो नॉर्मल लीज की अकाउंटिंग करो, लेकिन चूंकि यहाँ पे मस्ट का वर्ड जिक्र कर दिया गया है तो पहली बात तो हो गई है गलत। अब कुछ बच्चों ने यहाँ पे मस्ट को नहीं पढ़ा होगा, बच्चों ने इसको देख के ओके कर दिया होगा कि हाँ शॉर्ट टर्म लीज है तो हमें एग्जेम्पशन क्लेम कर लेनी है। बोला एग्जेम्पशन क्लेम करना ना करना ऑप्शनल होता है, फर्ज नहीं होता। बी पढ़ते हैं, अ लीज दैट एज अ टर्म ऑफ 12 मंथ्स और लेस मे बी एक्सपेंस ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस और अदर सिस्टमैटिक बेसिस ओवर द लीज टर्म। अब यहाँ पे मस्ट नहीं है, यहाँ पे मैं बोला तुम्हारे पास ऑप्शन है, चाहो तो उसको एग्जेम्पशन क्लेम कर लो और चाहो तो तुम वो कर लो, नॉर्मल रूल्स ऑफ लीज अप्लाई कर दो। तो ये वाली बात तो सही है। आगे चलते हैं, फाइजर कंपनी कैन अप्लाई द एग्जेम्पशन फॉर लो वैल्यू एसेट्स टू इट्स ऑल न्यू लीजेस। बोला जितनी नई लीजेस हैं उन सब पे लो वैल्यू के वो अप्लाई करो। क्या ये जरूरी था? नहीं, ये डिसीजन होता है लीज बाय एसेट पे। जरूरी नहीं है कि एक लो वैल्यू एसेट को आपने एग्जेम्पशन क्लेम कर ली तो दूसरे लो वैल्यू को भी एग्जेम्पशन क्लेम करोगे। बोला ये लीज बाय एसेट क्लासिफाई होता है। अगर एक लीज को आपने लो वैल्यू एग्जेम्पशन क्लेम कर ली तो दूसरी लीज को आप नॉर्मल रूल चला सकते हो, जरूरी नहीं है। तो सी भी गलत हो गया। डी पढ़ते हैं, द इलेक्शन फॉर लीजेस फॉर विच द अंडरलाइंग एसेट इज ऑफ लो वैल्यू कैन बी मेड ऑन अ लीज बाय लीज बेसिस। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने कि लीज बाय लीज होगा, जैसे IS 16 में था ना कि अगर एक एसेट को रीवैल्यू करो तो उस क्लास के तमाम एसेट को रीवैल्यू करो, ऐसा नहीं है। बोला ये लीज बाय लीज, हर लीज से पहले आपसे पूछा जाएगा, आपने खुद डिसाइड करना है कि अगर ये शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू है तो मुझे एग्जाम्पशन क्लेम करनी है या नहीं करनी। तो दो बातें सही थी इसके अंदर, बी एंड डी। अब एग्जामिनर में एक दो सवालों के रिमार्क्स भी पढ़ूंगा जो एग्जामिनर ने लिखे हैं, बाकी हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वेयर डिड कैंडिडेट्स गो रॉन्ग? मोर देन हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स इनकरेक्टली सेलेक्टेड ए। बोला कुछ लोगों ने ए को सिलेक्ट कर दिया था जहां पे मस्ट वाली बात थी। बिलीविंग लीज एग्जेम्पशंस टू बी मैंडेटरी इन जनरल अ वाइड रेंज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर सजेस्टेड दैट कैंडिडेट्स मे हैव गेस्ड आंसर्स। बोला अब कुछ लोगों ने गलती की कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, मस्ट वाले को जिक्र कर लिया, और कुछ लोगों ने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, एक गेस मार दिया, ब्लाइंड गेस कि ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। मैच द करेक्ट आइटम्स टू बी शोन इन ऑफर कंपनीज ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2004। बोला 31 दिसंबर 2004 में ग्रुप की कंसोलिडेटेड एसओएफपी बन रही है, उसमें दो चीजों की वैल्यू तुम्हें पता करनी है। नंबर वन, रीवैल्यूएशन रिजर्व, एंड नंबर टू, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। लेक्चर के दौरान तुम्हें पता था कि रीवैल्यूएशन सरप्लस कैसे बनता है। रीवैल्यूएशन सरप्लस इसकी ट्रीटमेंट सेम होती है, वर्किंग सेम होती है जैसे कि रिटेन अर्निंग्स की होती थी। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस की वर्किंग क्या होती थी? RS ऑफ पी कंपनी एट बैलेंस शीट डेट, यही होता था जी सर, यही होता था। फिर थोड़ी जगह छोड़ दिया करते थे, हम करते थे RS ऑफ एस कंपनी एट बैलेंस शीट डेट और RS ऑफ एस कंपनी एट एक्विजिशन डेट। तो पोस्ट एक्विजिशन इंक्रीज या डिक्रीज आ जाया करेगा, फिर कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे हम लोग। और एनसीआई कैसे निकलता था? एनसीआई की वर्किंग वाज फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन एड शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स, और ऐड करते थे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो तुम्हारा एनसीआई आ जाया करता था। अब सवाल पढ़ते हैं, ऑफर कंपनी एक्वायर्ड 80%, कितना एक्वायर किया है हमने? 80% एक्वायर किया है, और बिन कंपनीज इक्विटी शेयर्स ऑन 1 जनवरी 2004।
कब एक्वायर किया है हमने? 1 जनवरी 2004 को। ईयर एंड क्या है सर? 31 दिसंबर 2004। इसका मतलब एक्वायर किए हुए पूरा साल हो गया है। व्हेन बिन कंपनीज रिटेन अर्निंग्स वर 4.2 मिलियन। बोला जब पेरेंट ने सब्सिडरी को 80% एक्वायर किया, उस दिन सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग कितनी थी? रिटेन अर्निंग्स एट एक्विजिशन वाज 4.2 मिलियन। ऑफर कंपनी मेजर्स नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन विच वाज 3.2 मिलियन। बोला एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कितनी थी? वो 3.2 थी, तो मैंने यहाँ पे 3.2 लिख दी। आगे चलते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोन बिलो। रिटेन अर्निंग्स ऑफ पेरेंट कंपनी कितनी है? सर रिटेन अर्निंग का सवाल नहीं है, तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग की जरूरत नहीं है। रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ पेरेंट कंपनी कितना है? 2.8 बैलेंस शीट डेट पे, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2.8। रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ सब्सिडरी कंपनी एट बैलेंस शीट डेट कितना है? 2.6। अब बेंज कंपनीज रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ 2.6 मिलियन अरोज पोस्ट एक्विजिशन। बोला ये 2.6 पूरा का पूरा क्या है? पोस्ट एक्विजिशन है, तो एक्विजिशन डेट पे कुछ भी नहीं था। इस 2.6 में पेरेंट का कितना हिस्सा है सर? 80%। तो क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेटेड एसओएफपी आ गया मेरे पास? जी सर आ गया। 4.8 है तो मेरा मेरा आंसर क्या होगा सर? 4.9 रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब ये 2.6 में से 80% तो पेरेंट के पास गया है, तो बोला सब्सिडी के पास कितना जाएगा? 2.6 इंटू 20%। बोला एनसीआई की वर्किंग में फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी जाता है, रिटेन अर्निंग्स भी जाती है, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी जाता है। बोला रिटेन अर्निंग्स नहीं की, तो रिटेन अर्निंग्स ऑफ एस कंपनी। बताओ एनसीआई को कौन सी रिटेन अर्निंग्स का शेयर मिलेगा सर? एस कंपनी का। तो हमने क्या, रिटेन अर्निंग्स ऑफ एस कंपनी एट बैलेंस शीट डेट और रिटेन अर्निंग्स ऑफ एस कंपनी एट एक्विजिशन डेट। एस कंपनी की रिटेन अर्निंग्स एट एक्विजिशन डेट बैलेंस शीट डेट कितनी है सर? 7.6 मिलियन। एक्विजिशन डेट पे सवाल में गिवन थी कितनी है सर? 3.2 मिलियन। तो ये 4.4 हो गया। 4.4 में से 80% तो जाएगा वर्किंग नंबर टू रिटेन अर्निंग में, और 4.4 का 20% जाएगा तुम्हारे पास एनसीआई की वर्किंग में। तो अभी एनसीआई तुम्हारे पास टोटल कितना हो गया सर? 4.6 मिलियन। रिवैल्यूएशन सरप्लस इज 4.9 मिलियन एंड एनसीआई इज 4.6 मिलियन। एक मिनट। यहां तक किसी का कोई सवाल? दोस्तों यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? लेकिन 4.6 तो नहीं है, कोई वर्क लिखने में कुछ गलती तो नहीं करती हम लोगों ने दोस्तों? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एक्विजिशन रेट वॉज 3.2 मिलियन। रीवैल्यूएशन सरप्लस पूरा का पूरा 2.6 मिलियन पोस्ट एक्विजिशन है। रिटेन अर्निंग मुझे लग रहा है हमने 4.2 नहीं लेने। 4.2 कहाँ है दोस्त? ये ऊपर। हाँ सॉरी, ये हमने 3.2 ले लिया है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई है, सॉरी ये रही। सही है। तो 4.9 मिलियन इज रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड 4.4 मिलियन इज एनसीआई। अब इसमें पढ़ते हैं जरा बच्चों ने क्या गलती की। द मोस्ट कॉमन एरर वॉज दैट कैंडिडेट्स इग्नोर्ड द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर ऑफ सब्सिडरीज रिवैल्यूएशन सरप्लस कैलकुलेटिंग एट 3.9 मिलियन। कुछ लोगों ने क्या किया, जो रिवैल्यूएशन सरप्लस में इसका शेयर था वो लिया ही नहीं, क्योंकि लेक्चर्स में तुम लोगों को बार बार बताया गया था कि अगर सवाल में रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो जिस तरह रिटेन अर्निंग की वर्किंग होती है वैसे ही रिवैल्यूएशन सरप्लस की वर्किंग भी होगी, और जिस तरह रिटेन अर्निंग एनसीआई को दिया जाता है उसी तरह रिवैल्यूएशन सरप्लस भी एनसीआई को दिया जाएगा। सम कैंडिडेट्स अपोर्शन 100% ऑफ द सब्सिडरीज रिवैल्यूएशन सरप्लस टू द ग्रुप। कुछ लोगों ने क्या किया, जो सब्सिडरी का रिवैल्यूएशन गेन था वो पूरा का पूरा पेरेंट को दे दिया। बोला ये भी नहीं करना। बोला जिस तरह रिटेन अर्निंग्स बढ़ती है पेरेंट एनसीआई में, इसी तरह रिवैल्यूएशन सरप्लस ही बढ़ा करेगा। 2 मिनट अजान का ब्रेक ले लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
डेलक कंपनी एंड रिबिन कंपनी आर कॉम्पिटिटर्स विद इन द सेम इंडस्ट्री। बोला दो कंपनीज हैं, एक डी कंपनी एक आर कंपनी है, और दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं और एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एंड आर इन इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी। बोला इकोनॉमी इन्फ्लेशनरी है, इसका मतलब क्या है? प्राइसेस आर राइजिंग। यही बात होता है दोस्तों इन्फ्लेशन का, इसका मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है। डेलक कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर कंसिस्टेंटली हायर देन दोज ऑफ रिबिम कंपनीज। बोला डी कंपनी के रेशो ज्यादा हैं आर कंपनी के रेशो से। डन हो गया दोस्तों। दो कंपनीज हैं, एक डी कंपनी एक आर कंपनी। सिनेरियो याद रखना है पूरा, एक डी कंपनी एक आर कंपनी है, डी कंपनी दोनों सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इकोनॉमी इन्फ्लेशनरी है, यानी कि प्राइसेस बढ़ रहे होंगे। एक चीज कल तुमने 100 रुपए की ली थी, आज वो 150 की हो जाएगी, कल 200 की हो जाएगी, इस तरह प्राइसेस बढ़ रहे होंगे। और फिर सवाल में लिखा हुआ है कि डीलक कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज आर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज से ज्यादा है। द टू कंपनीज अकाउंटिंग पॉलिसीज आर कंसिस्टेंट। बोला दोनों कंपनीज की अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है, सेम है, एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री एंड प्रॉपर्टी। बोला इन्वेंट्री और प्रॉपर्टी में दोनों अलग अलग पॉलिसीज चला रहे हैं। आइडेंटिफाई बाय क्लिकिंग ऑन द रेलेवेंट बॉक्सेस इन द टेबल विच कंपनी ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग पॉलिसी बिलोंग टू। बोला नीचे दो कुछ पॉलिसीज लिखी हुई हैं, बताओ वो वाली पॉलिसी कौन सी कंपनी फॉलो कर रही होगी। कि जहन में रखना, दोनों कंपनी सेम इंडस्ट्री में है, दोनों के प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज कैलकुलेट किए, डी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशो ज्यादा हैं और आर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कम है। पहला पढ़ते हैं, यूज ऑफ द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड रादर देन वेटेड एवरेज मेथड फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। बोला एक कंपनी फीफो चला रही है, दूसरी कंपनी एफ को चला रही है। तो जो कंपनी फीफो चला रही है, इसका मतलब वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में पुराने वाले यूनिट्स को डाल रही होगी। जो यूनिट पहले आया वो यूनिट पहले गया। तो बोला बताओ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी बेस्ड ऑन मोर रिसेंट वैल्यूएशन एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी बेस्ड ऑन ओल्ड वैल्यूएशन। तो अब जरा मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कि फीफो कौन चला रहा होगा। और वेटेड एवरेज क्या होता है? बोला जितने इन्वेंट्री आई उन सब का एक एवरेज निकाल लिया और एक सेम प्राइस कॉस्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी डाल दी और सेम प्राइस कॉस्ट ऑफ सेल में भी डाल दी। जबकि फीफो में क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल में पुरानी वैल्यू जा रही होती है और क्लोजिंग इन्वेंट्री में मोर रिसेंट वैल्यू जा रही होती है। तो अब जरा मुझे बताओ फीफो कौन चला रहा होगा, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। डीलक कंपनी, जबरदस्त। चूंकि डीलक कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ज्यादा हैं, इसका मतलब डीलक कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी, जब जीबी मार्जिन ज्यादा होगा। कॉस्ट ऑफ सेल कम कैसे होगी? क्योंकि उसकी इन्वेंट्री पुरानी वैल्यू पे हो रही होगी और वही पुरानी वैल्यू कॉस्ट ऑफ सेल्स में जा रही होगी। आगे चलते हैं, यूज ऑफ कॉस्ट रादर देन रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर कैलकुलेटिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। एक कंपनी कॉस्ट मॉडल पे चल रही है, दूसरी कंपनी रीवैल्यूएशन मॉडल पे चल रही है अपने पीपीई के लिए। तो बताओ कौन सी कंपनी कॉस्ट मॉडल पे चल रही होगी? कॉस्ट मॉडल पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कॉस्ट पे, रीवैल्यूएशन मॉडल पे मार्केट वैल्यू पे चार्ज कर रहे होते हैं, रीवैल्यूड अमाउंट पे चार्ज कर रहे होते हैं। तो कौन सी कंपनी कॉस्ट मॉडल चला रही होगी? जबरदस्त, डीलक कंपनी। बोला चूंकि कॉस्ट मॉडल में डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट होती है ओरिजिनल कॉस्ट, पुरानी कॉस्ट, वो कम होगी, रीवैल्यूड अमाउंट ज़्यादा होगी। तो बोला कॉस्ट मॉडल में कॉस्ट कम तो डेप्रिसिएशन कम, डेप्रिसिएशन कम तो प्रॉफिट ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी ज़्यादा। तो डीलक कंपनी विल बी यूजिंग कॉस्ट मॉडल इंस्टेड ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल। आर कंपनी वेटेड एवरेज मेथड चला रही होगी और आर कंपनी रीवैल्यूएशन मॉडल चला रही होगी। एक और सवाल करते हैं इस एग्जामिनर रिपोर्ट का, सेक्शन ए का आखिरी सवाल। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर ट्रू। बोला कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के हवाले से कुछ नीचे बातें लिखी हुई हैं, तुमने जो सही वाली बातें हैं वो आइडेंटिफाई करनी है। इट असिस्ट ऑल पार्टीज टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पर्पस पढ़ा था हम लोगों ने कि ये क्या करता है। बोले ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझने में मदद देता है। पीपी का IS 16 एक स्टैंडर्ड है। IS 16 बोलता है पीपी इज एन एसेट। तो एसेट कहाँ पता चलेगा मुझे? सर फ्रेमवर्क बताएगा। तो क्या मुझे हेल्प मिलती है इसको समझने में? बिल्कुल सर, हेल्प मिलती है। आगे, इट डज नॉट ओवरराइड एनी IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एनी रिक्वायरमेंट इन एन IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बताओ जब भी तजाद आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट आ जाए बिटवीन IFRS यानी कि कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फ्रेमवर्क में, तो क्या चीज प्रीवेल करेगी? सर हमने लेक्चर में पढ़ा था कि इफ देयर अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो द रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल प्रीवेल। तो ये भी यही बात कर रहा है ना कि इट डज नॉट यानी कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डज नॉट ओवरराइड एनी IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बोला ओवरराइडिंग कौन सा होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओवरराइडिंग होगा। तो पढ़ के तो मुझे ए और बी सही लग रहा है, लेकिन हमने आगे भी पढ़ना है।
इट इंट्रोड्यूसेस द सी है इट इंट्रोड्यूसिंग द इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेलेवेंट एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। बोला कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक बताई हैं जो कि रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है। खुदा को मानो बेड़ा गर्क कर दिया, तो क्या बात कर दी। बोला रेलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन आर फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। और इनहेंसिंग क्या थी सर? कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, टाइमलीनेस, ये सब क्या थी? इनहेंसिंग थी। जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि enhancing qualitative characteristics are relevant and faithful representation। फिर आगे है इट इंट्रोड्यूसेस मटीरियलिटी एज एन एंटिटी स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ रेलेवेंस बेस्ड ऑन नेचर। अब बोला है कि मटीरियलिटी सिर्फ नेचर पे कैलकुलेट करोगे, नहीं, हमने पढ़ा था लेक्चर में कि मटीरियलिटी नेचर एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों पे होती है, यानी कि क्वालिटेटिव मटीरियलिटी भी होती थी और क्वांटिटेटिव भी होती थी। तो आंसर क्या बने हमारे ए एंड बी। वेयर डिड कैंडिडेट्स गो रॉन्ग? द मोस्ट कॉमन एरर वॉज candidates misunderstanding the fundamental qualitative characteristics compared to enhancing qualitative characteristics। बोला जो मेजर बाकी बच्चों ने सही किया, बोला जो मेजर गलती की थी वो बच्चों को यही नहीं पता था कि फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इनहेंसिंग क्या है। तो प्लीज ये बात क्लियर रखना कि फंडामेंटल देयर आर टू फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर वन रेलेवेंस एंड नंबर टू फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, एंड देयर आर समटेन enhancing qualitative characteristics such as comparability, understandability, verifiability, timeliness। क्या ये सेक्शन ए के 4 सवाल ईमानदारी से बताओ इजी थे या मुश्किल थे? जबरदस्त। अब ये सितंबर दिसंबर जो मोस्ट रिसेंट एग्जामिनर रिपोर्ट आई है ना, उसके सेक्शन ए के सवाल करते हैं, सेक्शन बी दोनों का एक साथ करेंगे हम, सही है। अब सवाल करने का भी एक तरीका है, प्लीज जरा समझना। अगर तुम्हें लगता है रिक्वायरमेंट डेटा बड़ा है तो पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो, ताकि डेटा को रिक्वायरमेंट समझ के डाटा निकालना कि क्या तुम्हें चाहिए डाटा रेलेवेंट। व्हाट वर द कंसोलिडेटेड retained earnings to be presented on global groups consolidated SOFP। बोला बताओ कंसोलिडेटेड एसओएफपी में रिटेन अर्निंग्स कितनी शो की जाएंगी? तो क्या रिटेन अर्निंग्स का फॉर्मेट याद है? फिर थोड़ी जगह छोड़ते थे हम लोग, आर ई ऑफ एस कंपनी एट बैलेंस शीट डेट, इसमें से माइनस करते थे आर ई ऑफ एस कंपनी एट एक्विजिशन डेट, तो हमारा आ जाया करता था पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। और ईयर एंड क्या है मेरा? 31 मई 20x9। सवाल पढ़ते हैं। ग्लोबल कंपनी एक्वायर्ड 55%, हमने कितना एक्वायर किया है सर? पेरेंट ने एस को एक्वायर किया 55% इक्विटी शेयर्स ऑफ स्टैक ऑन 1 जून 2008। कब एक्वायर किया है सर? 1 जून 2008 को एक्वायर किया। ईयर एंड हो रहा है 31 मई 2008। तो मई जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल एंड मई, क्या पूरा साल हो गया? जी सर, हमें एक्वायर किए हुए पूरा साल हुआ है, कुछ नंबर ऑफ मंथ्स नहीं है। When the retained earnings of Stack कंपनी was 500,000, एस कंपनी की रिटेन अर्निंग्स एट एक्विजिशन डेट कितनी है सर? 5 लाख रुपए। डन हो गया। आगे चलते हैं। ऑन दैट डेट स्टैक कंपनी, यानी कि उसी एक्विजिशन डेट पे स्टैक कंपनी सोल्ड आइटम्स ऑफ मशीनरी टू ग्लोब कंपनी। बोला एस कंपनी ने पेरेंट कंपनी को एक मशीन बेची है। कि, कितने की बेची है सर? सेल प्रोसीड्स है हमारे पास 5,60,000। द टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीनरी इन स्टैक कंपनी जनरल लेजर वॉज 448,000। कैरिंग अमाउंट कितनी है सर? 448,000। तो गेन कितना कमाया? ये गेन किसने कमाया सर? ये गेन कमाया एस ने। क्या ये गेन जायज है सर? ये गेन नाजायज है। तो हमने एक एंट्री सीखी थी, याद है? हमने कहा था हम इस गेन को रिवर्स कर देंगे, रिटेन अर्निंग्स ऑफ सेलर कंपनी, तो रिटेन अर्निंग्स ऑफ एस कंपनी को हम करेंगे डेबिट।
इतने से सर ये चूंकि नाजायज गेन है, तो हमने बोला इस गेन को रिवर्स करो। गेन रिवर्स करेंगे तो प्रॉफिट कम तो रिटेन अर्निंग्स कम, एंड डिक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स आर रिकॉर्डेड एज डेबिट। अब ये मशीन पेरेंट ने महंगी खरीदी, कितनी महंगी खरीदी, 1,12,000 रुपये। जब पेरेंट ने ये मशीन महंगी खरीदी, इसका मतलब पेरेंट ने ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज की। जी सर, पेरेंट ने ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज की। एक्सेस डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड बाय पी। कितनी ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज की, पेरेंट ने ये मशीन 1,12,000 रुपये महंगी खरीदी, और उस वक्त लाइफ कितनी थी सर, 10 साल लाइफ थी। और अभी कितने महीने गुजर गए, 12/12। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड बाय पेरेंट वॉज 11,200। अब हमें पेरेंट की डेप्रिसिएशन कम करनी है, पेरेंट की डेप्रिसिएशन कम तो पेरेंट का एक्सपेंस कम, एक्सपेंस कम तो पेरेंट का प्रॉफिट ज्यादा, पेरेंट का प्रॉफिट ज्यादा तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स भी ज्यादा। तो क्या मुझे पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स बढ़ानी है? जी सर बढ़ानी है। आर ई ऑफ पी कंपनी क्रेडिट कर दिया मैंने 11,200 से, और बैलेंसिंग अमाउंट से तुम्हारा पीपीई क्रेडिट हो जाया करता था। अब हम रिटेन अर्निंग का सवाल है, एस कंपनी की रिटेन अर्निंग्स डेबिट हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एडजस्ट करना है, कम करनी है 1,12,000 रुपये। यहाँ पे हमें इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग और पीपी के नाम पे पी की रिटेन अर्निंग्स बढ़ानी है 11,200 से, क्योंकि ये पी की रिटेन अर्निंग्स बढ़ रही है। आगे चलते हैं। एट 31 मई 2009, साल के आखिरी दिन, द रिटेन अर्निंग्स वर ₹1.66 मिलियन एंड 740,000 फॉर ग्लोब कंपनी एंड स्टेक कंपनी। पेरेंट की कितनी थी सर? 1.66 मिलियन। क्या ये 1.66 हो गया? जी सर हो गया। सब्सिडी कितनी थी सर? 740,000। तो सब्सिडी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना आया? 240, उसमें से 1,12,000 आ गया। एडजस्टेड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस। इसमें पेरेंट को कितना हिस्सा मिलेगा सर? पेरेंट को मिलेगा 55%। तो रिटेन अर्निंग्स फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेटेड एसओएफपी कितनी हो गई है सर? 1741600। अब पढ़ते हैं वेयर द कैंडिडेट्स गो रॉन्ग। मोस्ट कैंडिडेट आंसर दिस क्वेश्चन इनकरेक्टली। बोला मेजोरिटी लोगों ने ये आंसर गलत किया था। अब मुझे बताओ, अगर ये तुम्हारे पास आता तो क्या तुम लोग सही करते गलत करते? इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एग्जामिनर ने टेस्ट किया था, इंटर ग्रुप ट्रेडिंग और पीपीई वाला। सिमिलर नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड बी, इग्नोर द डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट ऑफ 11,200। कुछ लोगों ने डेप्रिसिएशन को एक इनकॉर्पोरेट नहीं किया, सिर्फ 1,12,000 का गेन रिवर्स कर दिया। वेरी फ्यू कैंडिडेट सेलेक्टेड ए, पेरेंट एज द सेलर। अच्छा, कुछ लोगों ने सवाल को पढ़ा ही नहीं, ट्रीटमेंट पूरी सही कर दी, और अज्यूम किया कि ये पी टू एस हो रहा है। तो प्लीज कोशिश करके चीजों को, सवाल को गौर से पढ़ना, सुकून से डाटा बना लेना, पहले चाह क्या रहे हैं वो। आगे चलते हैं। What is the carrying amount of investment in associate in Camera Group's consolidated statement of financial position as at 30th September 2005? बोला ग्रुप ने एक एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, बता दो वो बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे आएगी, किस दिन? 30 सितंबर 2005 को। तो हमने एक वर्किंग सीखी थी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐड करते थे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ ए, लेस करते थे हम लोग इम्पेयरमेंट ऑफ ए, फिर लेस करते थे हम लोग डिविडेंड फ्रॉम ए, फिर लेस करते थे यूआरपी। ऐसा ही था। पढ़ लेते हैं। ईयर एंड क्या है सर? ईयर एंड इज 30 सितंबर 2005। गैमारा कंपनी एक्वायर्ड 30% ऑफ शिंती कंपनीज ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स फॉर $207 मिलियन। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 207 मिलियन है। कब खरीदी है सर? 1 जनवरी 2005 को खरीदी है, और ईयर एंड हो रहा है हमारा 30 सितंबर 2005। बताओ कितने महीने हो गए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। 9 months सिंस एक्विजिशन। ऑन 10 जून 2004, यानी कि 2004, शिंती कंपनी पेड अ डिविडेंड ऑफ 22 मिलियन। ये 2004 नहीं है, ये 2005 है। सही है। शिंती कंपनी ने कितना डिविडेंड पे किया, इसको 2005 पढ़ना, 2000 ये टाइपिंग कर रहा है, 2005 है। सही है। शिंती कंपनी ने डिविडेंड पे किया 22 मिलियन का। अब मुझे बताओ, ये 22 मिलियन मुझे मिला है या मुझे इसका 30% मिलेगा? सर मुझे इसका 30% मिलेगा, तो ये माइनस करना है 22 मिलियन का 30%। तो 6.6 मिलियन का डिविडेंड मुझे मिल गया, तो मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। शिंती कंपनीज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2005 वॉज 62 मिलियन। बोला करंट ईयर में शिंती कंपनी का प्रॉफिट कितना था सर? 62 मिलियन।
तो 62 मिलियन तो पूरे साल का है, हमें एक्वायर किए हुए कितने महीने गुजरे सर? 9 महीने। ये हो गया हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। क्या ये पूरा 46.5 मेरा है? नहीं सर, ये पूरा 46.5 मेरा नहीं है, हमें हमारे इसमें कितना शेयर है? 30%। सवाल में इम्पेयरमेंट भी नहीं है, यूआरपी भी नहीं है, तो बताओ कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कितनी हो गई है? 214.35 मिलियन। तो मोस्ट क्लोजली आंसर इज 214 मिलियन। Most candidates answered this question incorrectly. The most common error was to ignore the apportionment of profit. बोला मेजोरिटी लोगों ने गलत किया है, और कुछ जो गलती की है वो क्या की है? बोला पूरे प्रॉफिट को 30% से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि मैंने तुम्हें बताया था कि प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी इंटू n/12 इंटू हमारी होल्डिंग परसेंटेज होता है। आगे चलते हैं। मैनी कैंडिडेट्स इग्नोर द डिविडेंड्स, सम ऑफ whom ऑल्सो फेल टू अपोर्शन प्रॉफिट ना। बोला कुछ लोगों ने डिविडेंड इग्नोर किया, और जिन्होंने डिविडेंड इग्नोर किया उन्होंने प्रॉफिट को भी अपोर्शन नहीं किया। आगे चलते हैं सर। व्हाट इज द बैलेंस ऑन द रीवैल्यूएशन सरप्लस इन प्रोफाइज ग्रुप्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 जुलाई 2007। बोला बताओ ग्रुप कंसोलिडेटेड एसओएफपी में रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना शो किया जाएगा? क्या अभी किया था हम लोगों ने? जी सर किया था। यही मैं डाटा कॉपी कर लेता हूँ रिटेन अर्निंग्स की जगह। अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था हम लोगों ने कि जिस तरह रिटेन अर्निंग्स की वर्किंग होती है, इसी तरह रिवैल्यूएशन सरप्लस की वर्किंग भी होती है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ पेरेंट कंपनी एट बैलेंस शीट डेट, फिर कुछ जगह छोड़ के रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ पेरेंट कंपनी एट बैलेंस शीट डेट माइनस रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ सब्सिडरी कंपनी एट एक्विजिशन डेट। तो हमारा आ जाता है पोस्ट एक्विजिशन इंक्रीज या डिक्रीज। पी कंपनी एक्वायर्ड 80% ऑफ एस कंपनीज ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स ऑन 1 अगस्त 2006। कब एक्वायर किया? 1 अगस्त को। ईयर एंड क्या है? 31 जुलाई। तो अभी काउंट करते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पूरे 12 महीने हो गए, पूरा साल है। कितना एक्वायर किया है सर? 80% एक्वायर किया है। बोथ कंपनीज करेक्टली रिकॉग्नाइज द रीवैल्यूएशन इंक्रीज ऑन लैंड इन द ईयर एंडेड 31 जुलाई। दोनों कंपनियों ने अपनी अपनी इंडिविजुअल बुक्स में रीवैल्यूएशन गेन या लॉस सही से रिकॉर्ड किया हुआ है इन अकॉर्डेंस विद IAS 16। द रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसेस एज रिपोर्टेड इन द इंडिविजुअल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ईच कंपनी आर। बोला दोनों की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंसेस आ रहे थे। पी कंपनी का मुझे कौन सा बैलेंस चाहिए? 1 अगस्त का चाहिए या 31 जुलाई का? हमें चाहिए बैलेंस शीट डेट का, और बैलेंस शीट डेट इज 31 जुलाई। वो कितना है सर बैलेंस हमारे पास? 375। अब सुनो, रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ एस कंपनी बैलेंस शीट डेट कितना है सर? 75 मिलियन। क्या 1 अगस्त एक्विजिशन डेट थी? जी सर। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ एस कंपनी एट एक्विजिशन डेट कितना है? 50 मिलियन। पोस्ट एक्विजिशन इंक्रीज कितना हुआ सर? 50। तो 25 में हमारा हिस्सा कितना होगा सर? 80%। तो इसका आंसर क्या बन गया दोस्तों? 395 मिलियन। अब तुमने एक चीज नोट की, वो चीज ये है कि देखो मार्च और जून की सिटिंग में एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बच्चों ने रीवैल्यूएशन सरप्लस की वर्किंग सही नहीं की है। तो बताओ क्या इस दफा वापस दे दिया? इस नया सवाल कि जब तक वो सही नहीं करवाता रहेगा वो देता रहेगा। तो एग्जामिनर रिपोर्ट जो मैं तुम लोगों को स्टार्ट में बताया था, पढ़ने का फायदा ये होता है कि तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यार गलतियां क्या कर रहे हैं, मुझे कौन सी गलती अवॉइड करनी है। और नॉर्मली होता ही है कि एक दो सवाल एग्जामिनर रिपोर्ट जैसे एग्जामिनर पूछ लेता है। अब मुझे बताओ इस सवाल में और पिछले थोड़ी देर पहले जो हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस का सवाल किया था, गुजर था? नहीं सर, सेम था, खाली पूछने का तरीका कार चेंज हो गया था। वहां रिवैल्यूएशन सरप्लस और एनसीआई दोनों पूछा था, यहाँ इसने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिवैल्यूएशन सरप्लस पूछ लिया है, और इस रिपोर्ट में भी कहा है कि गलत किया है। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगली दफा भी देगा? जी सर, एक्सपेक्ट कर सकते हैं देगा ये वाला सवाल। एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ बीकूल कंपनीज फाइनेंशियल एसेट ऑन 28 फरवरी। बोला एक कंपनी के पास फाइनेंशियल एसेट है, उसकी कैरिंग अमाउंट बता दो। अब जैसे ही ये तुमने पढ़ा तुम्हारे जहन में आ गया IFRS 9। IFRS 9 में फाइनेंशियल एसेट दो तरह के होते थे, एक होता था इक्विटी फाइनेंशियल एसेट, दूसरा होता था डेट फाइनेंशियल एसेट। तो अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा फाइनेंशियल एसेट है, उसकी कैरिंग अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। ऑन 1 मार्च 2005 बीकुल कंपनी इन्वेस्टेड इन अ 5 ईयर लोन नोट। लोन नोट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसका मतलब बताओ कौन सा फाइनेंशियल एसेट हुआ सर? ये फाइनेंशियल एसेट हुआ डेट फाइनेंशियल एसेट। किसने इन्वेस्टमेंट की है? 1 मार्च 2005 को। डेट फाइनेंशियल एसेट में की है, नॉमिनल वैल्यू का मतलब पार वैल्यू होता है, वो कितनी है? 3.5 मिलियन।
बीकॉल कंपनी रिसीव्ड अ डिस्काउंट ऑफ 398,000, तो इसने 3.5 मिलियन की जगह 3.5 दी है? नहीं सर, डिस्काउंट भी लिया है। नॉमिनल वैल्यू कितनी है सर? 3.5 मिलियन। इसको डिस्काउंट मिला है 398,000 का, तो परचेज प्राइस कितनी हो गई है? 3102। द लोन नोट पेज इंटरेस्ट एट 7% इन एरियर्स। कूपन रेट कितना है सर इसका? 7%। इफेक्टिव रेट कितना है? 10%। द फाइनेंशियल एसेट इज क्लासिफाइड एट amortized कॉस्ट। amortized कॉस्ट पे क्लासिफाई करना है। जैसे ही हमें amortized कॉस्ट की बात आ गई तो क्या हम ये एंट्री करते थे? ईयर एंड, ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड और कैरेट डाउन। सबसे पहली डेट क्या होती थी जिस दिन हमने ये लोन नोट परचेज किया? दैट इज 1 मार्च 2005। बताओ इनिशियल एंट्री हम 3.5 पे करेंगे या 3.102 पे करेंगे? सर आपने बताया था कि हम नेट कैश फ्लो पे करते हैं, जितना पैसे दिए हैं उसी पे रिकॉर्ड करेंगे, तो हमने कितने पैसे दिए? 3,102,000। अब ईयर एंड क्या होगा 1 मार्च 2005 के बाद? 28 फरवरी 2006। ये ब्रॉड डाउन बन गया। इंटरेस्ट इनकम कैसे निकलती है? ब्रॉड डाउन मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, सवाल में गिवन है 10%। इंटरेस्ट रिसीव कैसे निकलता है? पार वैल्यू, दैट इज 3.5 मिलियन, मल्टीप्लाई करेंगे उसको कूपन रेट से, दैट इज 7%। तो इंटरेस्ट हमें मिला 245,000। कैरेट डाउन क्या आएगा? ब्रॉड डाउन प्लस इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट रिसीव इज इक्वल टू कैरेट डाउन। इसने हमसे 28 फरवरी 2006 का नहीं पूछा, इसने हमसे पूछा है 28 फरवरी 2007। तो क्या 28 फरवरी 2007 में हम ये कर लेंगे? ब्रॉड डाउन क्या बना? ये बना। इंटरेस्ट इनकम इसका 10%, इंटरेस्ट रिसीव 245,000, पार वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट। तो कैरिंग अमाउंट कितनी बन गई है? 3,238,920। अब इसने क्या बोला है? टू द नियरेस्ट थाउजेंड में बताओ मुझे। तो क्या इसको 3,239 कर दूं? अगला थाउजेंड कब है इसका? 3,239,000। ये हो गया। और इसने एग्जाम में 3 0 लिख के दिए हैं, तो व्हाट विल बी माय आंसर? मैं मेरा आंसर होगा सिर्फ 3,239। अब देखते हैं बच्चों ने गलती क्या की। Although most candidates answered correctly, many candidates either ignored the discount of 398,000। बोला लोगों ने 398,000 को इग्नोर कर दिया, यानी कि 3.5 मिलियन पे वर्किंग कर ली, और सेलेक्टेड द ईयर एंड ऑफ 28 फरवरी। और कुछ लोगों ने गलती ये कर दी है कि 3.167 को आंसर बता दिया, जबकि ये आंसर नहीं था, एक साल और आगे जाना था हम लोगों को। क्या ये सवाल क्लियर है? सेक्शन ए करके थोड़ा सा फायदा हो रहा है, कुछ रिवीजन हो रहा है, यस और नो? परफेक्ट। अब हम चलते हैं मार्च जून पे वापस, और उसका सेक्शन बी का सवाल देखते हैं क्या है। सेक्शन बी के सवाल के लिए सर वही तरीकाकार है जो हमने क्लास में किया था। वो क्या है दोस्तों? वो हमने पढ़ा था कि पहले हम सवाल पढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट, और फिर उसके बाद देखेंगे कि यार डाटा में से कोई लेना चीज़ देखनी है नहीं देखनी है हम लोगों ने। Question number 1. Use the tokens to ensure that the following statements correctly describe the agricultural produce and biological asset। बोला बताओ बायोलॉजिकल एसेट प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की और बायोलॉजिकल एसेट की डेफिनेशन में ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसको फिल करना है फ्रॉम टोकन्स गिवन बिलो। एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, सर याद किया था हम लोगों ने, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज द हार्वेस्टेड प्रोड्यूस। तो यहाँ पहले में क्या आ जाएगा? हार्वेस्टेड प्रोड्यूस। हार्वेस्टेड प्रोड्यूस किसका होता था? बायोलॉजिकल एसिड का। बोला बायोलॉजिकल एसिड में से जो हार्वेस्टेड प्रोड्यूस निकला करता था वो हमारा होता था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एंड बायोलॉजिकल, तो इसका आंसर क्या बना? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज द हार्वेस्टेड प्रोड्यूस ऑफ एन एंटिटी इज बायोलॉजिकल एसिड। अब ये पूछ रहा है बायोलॉजिकल एसिड की डेफिनेशन क्या है? बायोलॉजिकल एसिड इज अ लिविंग प्लांट और एनिमल। बोला बायोलॉजिकल एसिड एक लिविंग प्लांट या एनिमल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इन अकॉर्डेंस विद IAS 41 एग्रीकल्चर। बोला IAS 41 एग्रीकल्चर के रूल्स को जहन में रखते हुए बताना है, हाउ शुड ईच क्यूबिक मीटर ऑफ हार्वेस्टेड ट्रीज बी मेजर्ड एट 31 मार्च 2003। बोला हार्वेस्टेड ट्री है, ट्री को हार्वेस्ट कर दिया, तो बताओ क्या ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन गया? जी सर बन गया। बोला उसका 1 क्यूबिक मीटर बताओ 31 मार्च 2003 को कितनी वैल्यू पे मेजर किया जाएगा। और हमने एक बात पढ़ी थी कि
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ हार्वेस्ट लेस पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट या सेलिंग कॉस्ट। हमने कहा था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैसे मेजर करते हैं हम लोग? फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ हार्वेस्ट लेस पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट या सेलिंग कॉस्ट, एक ही बात है। अब पढ़ते हैं, सवाल से डाटा निकालते हैं। टिम्बर कंपनी मेंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड। बोला टिम्बर कंपनी, उसके पास थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड है ऑन विच इट ग्रोज ट्रीज। बोला इससे ट्री, वहाँ पे ट्री उगाते हैं हम लोग, विच आर लेटर हार्वेस्टेड बाय कटिंग देम डाउन, और उनको बाद में हार्वेस्ट कर लेते हैं। इट्स ईयर एंड डेट इज 31 मार्च। टिम्बर कंपनी प्राइमरीली सेल्स अनप्रोसेस्ड हार्वेस्टेड ट्रीज। बोला नॉर्मली हम हार्वेस्टेड ट्रीज को बेच देते हैं। इन मार्च 2003 टिम्बर कंपनी हार्वेस्टेड 800,000 क्यूबिक मीटर्स ऑफ ट्रीज एट अ कॉस्ट ऑफ 56 पर क्यूबिक मीटर। बोला 31 मार्च 2003 के साल में हमने कितने क्यूबिक मीटर्स हार्वेस्ट किए हैं सर? 800,000 क्यूबिक मीटर्स हार्वेस्ट किए हैं, और एक क्यूबिक मीटर को हार्वेस्ट करने की कॉस्ट कितनी है? 56 मीटर, 56 पर क्यूबिक मीटर। लेकिन क्या मुझे वैल्यूएशन के लिए कॉस्ट चाहिए? नहीं सर, हमें तो फेयर वैल्यू चाहिए। द सेल्स प्राइस इज 75 पर क्यूबिक मीटर। सेल्स प्राइस कितनी है इसकी? 75। और बोला सेलिंग प्राइस इज नॉर्मली ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेयर वैल्यू एंड सेलिंग कॉस्ट आर $3 पर क्यूबिक मीटर। सेलिंग कॉस्ट कितनी है? 3 है। तो बोला हम कितने पे मेजर करेंगे इसको? 72 पे। अब देखते हैं क्या इसका आंसर है। बोला फेयर वैल्यू ऑफ 75 पे मेजर करो। नहीं सर। बोला फेयर वैल्यू ऑफ 75 पे मेजर करो, लेस कर दो हार्वेस्टिंग की कॉस्ट। नहीं सर, ये भी नहीं है। बोला फेयर वैल्यू ऑफ 75 पे मेजर करो और उसमें से $3 की सेलिंग कॉस्ट माइनस कर दो। जी सर, ये बात सही है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। एट 31 मार्च 20x3, साल के आखिरी दिन, टिम्बलर कंपनी हैड 500 बैग्स ऑफ वुड चिप इन इन्वेंट्रीज। बोला कंपनी के पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में 500 बैग्स हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x5 द फॉलो, ये गलत लिखा हुआ है, 31 मार्च x3 है, सही है, ये टाइपिंग एरर है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20x3 द फॉलोइंग ओवरहेड्स वर इनकर्ड। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर 180,000 एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर 198,000। Selling costs were estimated to be 163,500 for the units produced. Selling cost कितनी है? 163,500. Timber company absorbs overheads on the basis of units produced for which for the year ended 31st March 20x3 was 4,200 bags. बोला हम जो ओवरहेड एब्जॉर्ब कराते हैं वो बजट की बेसिस पर कराते हैं, और बजटेड यूनिट्स कितने थे? 4,200 थे। दिस वाज इक्वल टू बजटेड प्रोडक्शन। बोला 4,200 बैग्स बनाने का सोचा था, और मैंने बनाए भी 4,200 बैग्स हैं। What are the total overheads that should be included in the cost of closing inventory? बोला कितने ओवरहेड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। जरा IS2 को रिवाइज करते हैं। IS2 ने बोला था कि कॉस्ट में कितने कंपोनेंट्स आते थे? परचेज प्राइस प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती थी? लेबर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो बोला बताओ प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन्वेंट्री की कॉस्ट, कितने प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे? तो बताओ क्या सेलिंग ओवरहेड्स आएंगे? नहीं सर, प्रोडक्शन आएंगे। और क्या प्रोडक्शन में वेरिएबल और फिक्स को अलग अलग किया था? नहीं। बोला तमाम के तमाम प्रोडक्शन ओवरहेड्स तुम्हारे कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। तो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स मेरे पास कितने हैं? 378,000। ये 378 मिलियन, सॉरी, 378,000। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 4,200। ओवरहेड पर यूनिट कितना आया? 378,000 डिवाइड बाई 4200 इक्वल्स टू 90। ऐसे मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने पड़े? 90 इंटू 500। तो मेरा आंसर क्या है? 45,000। अब यहाँ पे 3 जीरो लिखे हुए, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 45। Where did candidates go wrong? There was an equal split of candidates who selected 45 और इनकरेक्ट 45,000। बोला कुछ लोगों ने 45,000 सेलेक्ट किया था, और कुछ लोगों ने 378,000 सेलेक्ट किया था। 378,000 तो टोटल ओवरहेड्स है, प्लीज कॉन्सेप्ट को समझो। टोटल ओवरहेड्स पूरे यूनिट्स पे लगे 4,200 पे। 4,200 में से मेरे पास
500 क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं, 3700 बिक चुके हैं। जो बिक चुके हैं क्या वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बन चुके होंगे? जी सर, बन चुके होंगे। इसने क्या बोला है, क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितने ओवरहेड्स पड़े होंगे? तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में तो 45,000 पड़े हुए होंगे। आगे चलते हैं। द टोटल ओवरहेड्स नीड टू बी अपोर्शन टू द 500 यूनिट्स इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। सम कैंडिडेट्स कैलकुलेटेड द correct amount but ignored the required rounding and incorrectly entered 45,000 और 45,000 rather than for 45। बोला कुछ लोगों ने सब चीजें सही की हैं, आंसर भी सही निकाला है, लेकिन आंसर में 45,000 लिख दिया, जबकि उसने बोला 3 0 मैंने लिख के दिए में, तो आंसर शुड ओनली बी 45 ना के 45,000। क्वेश्चन नंबर 4, indicate by clicking on the relevant boxes in the table below whether each of the following cost formula is permitted by IS2 inventories to calculate the cost of inventory। बोला बताओ कौन कौन सा फॉर्मूला IS2 परमिट करता है? क्या फीफो परमिट करता है? यस करता है। क्या लीफो करता है? नहीं सर, फॉल्स हो गया। फीफो अलाउड है और एफको अलाउड था। जब भी तुमने देखा होगा, हमने IS2 के लेक्चर्स में यही दो कवर किए हैं। लीफो इज एन ऑब्सोलीट मेथड। तो इसका आंसर क्या है? ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। फीफो इज अलाउड, लीफो इज नॉट अलाउड एंड एफको इज अलाउड। क्वेश्चन नंबर 5, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। व्हाट इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द करंट ईयर एंडेड 31 मार्च 2003। बोला करंट ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2003 को हो रहा है। बोला आपने 31 मार्च 2003 पे कॉस्ट ऑफ सेल्स का इम्पैक्ट बताना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है, किस तरह निकलती है? ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री। परचेजेस ऐड होती हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होती है, तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाया करती है। ड्यू टू द चेंज इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। बोला इन्वेंट्री का वैल्यूएशन मेथड चेंज हो रहा है। जब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन मेथड चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी चेंज होंगी। एंड हमें पता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज अफेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स एज वेल। तो अब पढ़ते हैं जरा। एट 31 मार्च 2003 टिम्बलर कंपनी नहीं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2003 it was decided to change the inventory valuation method from cost formula A to cost formula B। बोला पहले कॉस्ट फार्मूला ए होता था इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड का, अब कॉस्ट फार्मूला बी हो गया है। तो ये करंट फार्मूला ए है, यानी कि ये नई इन्वेंट्री है, सॉरी पुरानी इन्वेंट्री है, और ये न्यू फार्मूला है। हमें हमारा ये रेलेवेंट ईयर एंड क्या है सर? 31 मार्च 2003। तो बताओ 31 मार्च 2003 इज क्लोजिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग इन्वेंट्री? 31 मार्च 2003 इज क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड 31 मार्च 2002 इज ओपनिंग इन्वेंट्री। बोला अगर करंट फॉर्मूले के मुताबिक देखें तो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 167,700 एंड नए फॉर्मूले के मुताबिक देखें तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी 164,100 हो गई है। इसका मतलब मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री 3,600 से कम हो गई है। और ओपनिंग इन्वेंट्री जब 3,600 से कम हो रही है, ओपनिंग इन्वेंट्री 3,600 से कम हो रही है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में होती है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस से मुराद क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स भी प्लस में होगी। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में होती है तो ओपनिंग इन्वेंट्री कम हो रही है, ओपनिंग इन्वेंट्री कम हो रही है तो प्लस वाला कंपोनेंट कम हो रहा है, तो क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरी रिड्यूस हो जाएगी? फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री पुराने फॉर्मूले के मुताबिक 184,005 थी और नए फॉर्मूले के मुताबिक 182,850 है। इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,155 रुपए से कम हो रही है। अब जब क्लोजिंग इन्वेंट्री इस फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले में नेगेटिव में होती है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करती है। तो अगर मेरी जो चीज कम करती है वो कम हो जाए तो बताओ क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो गई है? जी सर, कम हो गई है। कितने से कम हो गई? 11,155 से। तो जो नेगेटिव होने वाली चीज कम हो गई है, तो क्या बताओ कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरी बढ़ जाएगी? नेगेटिव होने वाली चीज कम, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ सेल विल इंक्रीज बाय कितने से? 11,155 से। तो 3,600 से कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई है, 11,155 से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई है, तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स 2,445 से कम हो गई है। जिसको इस तरीके से समझ नहीं आया, जब भी कंपैरिजन हो तो तुम अजम्पशनरी फिगर्स ले लेना। ओल्ड, न्यू, ओपनिंग इन्वेंट्री,
परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी मेरे पास सर ओल्ड फॉर्मूले में? 167,700। सवाल में परचेजेस नहीं है तो जीरो कर दिया। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी मेरे पास ओल्ड फॉर्मूले में? 184,005। और परचेजेस अज्यूम करो 1 लाख रुपए ले लेते हैं फॉर द अज्यूम करते हैं दोनों जगह 1 लाख रुपए ले लेंगे हम लोग, सही है? या 5 लाख रुपए ले लेंगे ताकि कुछ वैल्यूज आ जाए हमारे पास। नए मेथड में ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास कितनी हो गई है? 164,100। और नए मेथड में क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास कितनी हो गई है सर? 182,850। अब मुझे बताओ पुराने मेथड में कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरी कितनी आ रही थी सर? 483,695। नए में कितनी आ रही है? 481। तो देख लेते हैं नए से पुराने कंपैरिजन में कॉस्ट ऑफ सेल कितने से कम हो रही है मेरी? 2,445 से कम हो रही है। एक और सवाल करते हैं सर, मार्च जून 2025 और सेक्शन बी का सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज ओनली इफ इट हैज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये प्योर थ्योरी का सवाल है। मैं चाहता हूं तुम लोग करो, चैट बॉक्स में जवाब दो, इसके बाद मैं तुम लोगों को समझाऊंगा। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज अ लीज इन अकॉर्डेंस विद IFRS 16। बोला इनमें से कौन कौन सी बातें मीट होंगी तो हम कहेंगे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीज है। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आंसर बताओ इसका। हो गया? बाकी लोग भी बताओ मुझे। अच्छा जबरदस्त, पढ़ते हैं जरा। मेजोरिटी लोगों ने सही बताया। अ पीरियड ऑफ टाइम मस्ट बी डिस्क्राइब ओनली इन टर्म्स ऑफ डेज, वीक्स और ईयर्स। बोला भाई पीरियड ऑफ टाइम डेज, वीक्स और ईयर्स में जरूरी बताना है आपको। ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था हम लोगों ने। इट कन्वेज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफायर एसेट। ये पढ़ा था बिल्कुल सर, पहला ही लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ लीज में, उसमें हमने कहा था कि राइट ट्रांसफर होगा और जिस एसेट का राइज होगा वो बड़ा स्पेसिफाइड होगा। इट आइडेंटिफाइज द पीरियड ऑफ टाइम ओवर विच द एसेट में बी यूज। बोला लीज में ये बात क्लियरली पता होनी चाहिए कि एसेट कितने टाइम यूज होगा। तो बी भी, सी भी सही है, बी भी सही है। डी पढ़ते हैं। इट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्स द ओनरशिप ऑफ द अंडरलाइंग एसेट टू द यूजर। बोला जैसे ही लीज अमेंड होगी एसेट ऑटोमेटिकली लेसी के नाम पे या यूजर के नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नहीं भाई, ये बार्गेन परचेज ऑप्शन का कॉन्सेप्ट, तो इसका मतलब वॉइड हो गया। तो बोला लीज के एंड पे बार्गेन परचेज ऑप्शन का ऑप्शन भी होता है और ट्रांसफर ओनरशिप ट्रांसफर का भी ऑप्शन होता है। और चाहे तो दोनों नहीं भी हो सकते, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज ऑन द प्लांट लीज लाइबिलिटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006 टू द नियरेस्ट 1000। बोला कोई प्लांट की लीज थी, बोला बताओ उसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया जाएगा 31 मार्च 2006 में। अब मुझे पता है इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे निकलता है सर। इंटरेस्ट एक्सपेंस निकलता है लीज अमोर्टाइजेशन चार्ट से, और लीज अमोर्टाइजेशन चार्ट बनता है पेमेंट डेट, ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट एक्सपेंस, रेंटल्स, CRP और कैरेट डाउन। ऐसा ही होता है जी सर, ऐसा ही होता है। हमें कब का करना है सर? 31 मार्च X6 का इंटरेस्ट एक्सपेंस बताना है। तो जो चीज़ें मुझे पता करनी है मेरे पास नोट कर ली। अब पढ़ते हैं किस चीज़ की लीज है? प्लांट की लीज है। पढ़ते हैं जरा प्लांट के बारे में। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स प्रायर टू द पेमेंट ऑफ अ डिपॉजिट वॉज 446,500। द डिपॉजिट ऑफ 40,000 वॉज पेड ऑन द कमेंसमेंट डेट। बोला टोटल लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 446,500 टोटल लीज पेमेंट्स है। हम ये जो चीज स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जो वैल्यू आती है, लीज किस दिन स्टार्ट हुई है? लीज वॉज स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2004। 1 अप्रैल 2004 को लीज स्टार्ट हुई है। और 1 अप्रैल को हम क्या इनिशियल मेजरमेंट की एंट्री बनाते थे? जी सब बनाते थे। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट करते थे, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट किया करते थे, और कैश भी क्रेडिट किया करते थे। लीज लाइबिलिटी क्या होती थी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनपेड लीज पेमेंट्स। ये क्या है? क्या ये अनपेड है? नहीं सर, ये अनपेड नहीं है। ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स।
प्रायर टू द पेमेंट ऑफ डिपॉजिट, बोला इसमें जो डिपॉजिट पे कर रहा हूँ वो भी माइनस नहीं हुआ तो क्या मुझे वो माइनस करना है? जी सर करना है। टोटल लीज पेमेंट कितनी है? 446,500। और डिपॉजिट कितना था? 40,000 हमने डाउन में पेमेंट की है। कैश हुआ है 40,000। तो राइट ऑफ लीज एसेट कितने का हो गया? 446,500। अब मेरा जो लीज का चार्ट है 1 अप्रैल 2004 को, स्टार्ट किससे होगा? 406,500 से। ईयर एंड क्या है मेरा? 31 मार्च X5। 40500 इज माई ब्रॉड डाउन। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है सर? 11%। रेंटल्स कितने हैं? 1,10,000। कैरेट डाउन कितना हो गया? ब्रॉड डाउन प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस। सीआरपी कितना हो गया? रेंटल्स माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस। कैरेट डाउन कितना हो गया? ब्रॉड डाउन माइनस सीआरपी। क्या मेरा आंसर 44,715 है? नहीं सर, 44,715 नहीं है मेरा आंसर। 31 मार्च X6। ब्रॉड डाउन कितना हो गया? ये हो गया है। इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया 37,533। 1,10,000 रुपये रेंटल्स हो गया। सीआरपी हो गया, कैरेट डाउन हो गया। अब आंसर क्या है मेरा? 37,533। ऐसा ही है। इसने बोला है नियरेस्ट थाउजेंड में, तो बताओ अगर मैं इसको नियरेस्ट थाउजेंड पे राउंड करूंगा तो क्या 38,000 हो जाएगा? जी सर हो जाएगा। और मुझे क्या 3 जीरो लिखने हैं? नहीं सर, 3 जीरो नहीं लिखने। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या करूंगा? 38,000 को डिवाइड बाई 1,000 कर दिया। 3 जीरो हटा दी, तो माई आंसर शुड बी ओनली 38, ना के 37,533, ये ना के 38,000 पूरा। माई आंसर विल ओनली बी 38, क्योंकि इसने बोला राउंड करना है नियरेस्ट थाउजेंड पे और 3 जीरो हटा के बताने। क्वेश्चन 3। क्लोगन कंपनी इंटेंड्स टू टेक एडवांटेज ऑफ एनी एग्जेम्पशंस अवेलेबल अंडर IFRS 16 लीजेस। बोला हम चाहते हैं, एक कंपनी है, देखो पहले भी तुमने देखा था ना, एग्जेम्पशन वाला सवाल किया था उसने, तो उसको लग रहा है अभी भी सही नहीं दिया, तो इसने फिर पता कर लिया तुमसे कि यार मुझे जरा पता करके तो बताओ एग्जेम्पशन वाला सवाल। सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एग्जेम्पशंस अवेलेबल आर ट्रू और फॉल्स इन अकॉर्डेंस विद IFRS 16। बोला एग्जेम्पशन के हवाले से दो बातें लिखी हुई हैं, बताओ दोनों सही हैं या गलत है, ट्रू या फॉल्स, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। The election for lease for which the underlying asset is of low value can be made on a lease by lease basis। बोला क्या एसेट जिस पे तुम एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो, क्या वो लीज बाय लीज एसेट पे क्लेम कर सकते हो? जी सर कर सकते हैं, लीज बाय लीज। लीज बाय लीज ही होगा, ओवरऑल बेसिस पे नहीं होता हमारा। आगे चलो। अ क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट इज द ग्रुपिंग ऑफ अंडरलाइंग एसेट। बोला अगर एक अंडरलाइंग एसेट 4-5 एसेट मिला के अंडरलाइंग एसेट बन रहा है तो उसको हम कहते हैं क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट। वो बोला क्या है? बोला क्लास कैसे बनाओगे? बोला वो तमाम एसेट जिनकी फेयर वैल्यू सेम है वो तुम्हारा क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट है। ऐसा नहीं होता। बोला वो तमाम एसेट्स जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, जिनका परफॉर्मेंस सेम है, जो काम सेम करते हैं, वो एक क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट होते हैं, फेयर वैल्यू के बेसिस पे नहीं होते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। आगे चलते हैं। द एनुअल इंस्टॉलमेंट फॉर द टैबलेट डिवाइस आर 16,000 ईच। बोला कोई टैबलेट के बारे में है जिसकी एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी है? 16,000 है। पढ़ लेते हैं जरा टैबलेट के बारे में क्या है। द फेयर वैल्यू ऑफ द टैबलेट डिवाइसेस टोटल $26,000। बोला कुछ टैबलेट्स तुमने लीज पे ली हैं, किस दिन ली हैं? 1 अप्रैल 2004 को ली हैं, और उनकी फेयर वैल्यू कितनी है? 26,000 रुपए है। एट द कमेंसमेंट डेट एंड दे आर कंसिडर्ड एसेट्स ऑफ लो वैल्यू, और ये लो वैल्यू है, इसका मतलब एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे हैं हम लोग। द लीज हैज अ 3 ईयर टर्म एंड द फर्स्ट ऑफ टू, और लीज की टर्म कितनी है? 36 मंथ्स है। द फर्स्ट एंड द फर्स्ट ऑफ टू एनुअल पेमेंट। इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? 2 इंस्टॉलमेंट्स होंगी। बोला पेमेंट्स जो भी रेंटल दूंगा वो 2 इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, और पहली इंस्टॉलमेंट कब दूंगा? 31 मार्च X6 को दूंगा। दूसरी इंस्टॉलमेंट के बारे में सवाल नहीं पता अभी। सही हो गया। अब देखते हैं पहली इंस्टॉलमेंट है कितनी। सवाल में पढ़ के आया था, 16,000 रुपये थी ना। द एनुअल इंस्टॉलमेंट, बोला एक इंस्टॉलमेंट कितने की है? 16,000 रुपये की है। तो 16,000 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट, ऐसे ही हम 2 इंस्टॉलमेंट करेंगे तो 32,000 की टोटल इंस्टॉलमेंट हो गई है। एक्सपेंस पर ईयर कितना हो गया मेरा? दिस मल्टीप्लाइड बाय 12/36। पर ईयर एक्सपेंस कितना हो गया? 10,667। हमें किस ईयर का पूछ रहा है? बोला 2005 में क्या कोई एक्सपेंस या लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड की जाएगी? जी सर, हम तो पहली पेमेंट कर ही 31 मार्च X6 को रहे हैं, जबकि पहला एक्सपेंस 31 मार्च X5 को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा।
तो क्या 11,000 जो है 10,666 की लाइबिलिटी होगी, दैट विल बी पेड ऑन 31 मार्च X6 वापस। सर फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट कितनी है? पहली पेमेंट 16,000, सेकंड पेमेंट 16,000, ये होगी 31 मार्च X6 को, एंड ये होगी 31 मार्च X7। टोटल पेमेंट कितनी हो गई है? टोटल एक्सपेंस फॉर 3 ईयर्स 32,000। सही है। फर्स्ट पेमेंट कब हो रही है? अच्छा, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक्सपेंस फॉर 31 मार्च X5 कितना है, क्योंकि लीज स्टार्ट कब हो रही है सर? 1 अप्रैल X4 को सारी की सारी लीजेज स्टार्ट हो रही थी। तो क्या पहला साल 31 मार्च X5 को खत्म हो गया? जी सर। 32,000 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया मैंने। फिर X6 का एक्सपेंस, X7 का एक्सपेंस, क्या अमाउंट पे हुआ है कुछ? नहीं सर। जीरो पेमेंट। 31 मार्च X6 को मैंने 32,000 16,000 की पेमेंट कर दी थी, और यहाँ पे भी 16,000 की पेमेंट की मैंने। यहाँ पे 32,000 की पेमेंट पूरी हो चुकी थी। सही हो गया। अब मुझे एक बात ये बताओ, पहले साल पेमेंट बनती थी करनी चाहिए थी 10,000 की पेमेंट कर देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं की। तो क्या ये मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी 10,667? जी सर। यहाँ पे 16 में से 10 की पेमेंट कर दी, लेकिन क्या 5,000 एक्स्ट्रा पेमेंट की है? क्यूमुलेटिव इफेक्ट कितना हो गया? ये हो गया। अब ये हो गया। पहले साल का एक्सपेंस था 10,667, यानी कि 11,000 रुपये। हमने कुछ भी पे नहीं किया, तो हमने बोला ये मेरी पूरी की पूरी लाइबिलिटी है। दूसरे साल का एक्सपेंस था 10,667, और मैंने 16,000 पे किया। तो अगर उस रेस्पेक्टिव ईयर के हिसाब से देखा जाए तो 5,333 रुपये एक्स्ट्रा पे किए। लेकिन बोला 10,666 रुपये, यानी कि 10,667 तुमने पहले के भी तो पे करने थे, तो उसमें से 5,333 एडजस्ट हो गया। तो अब तुम्हारी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बच गई 5,333। थर्ड ईयर में 10,667 का एक्सपेंस था, 16,000 पे किया है। एक्स्ट्रा कितने पे किए? 5,333। तो वो पिछले साल से रिलेट करते थे। अब इसने पूछा है बताओ 31 मार्च 2005 को लाइबिलिटी कुछ आएगी? जी सर, ये लाइबिलिटी आएगी 10,667 इक्वेट्स टू 11,000 रुपये। क्या ये सवाल क्लियर है दोस्तों? तो एग्जामिनर रिपोर्ट की तरफ, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन क्वालिफाइज एज अ सेल। बोला एक प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन थी, वो एक सेल के लिए क्वालिफाई कर गई है इन अकॉर्डेंस विद IFRS 15। यानी कि तुमने एसेट बेचा होगा और बोला वो एक्चुअल सेल ही है। व्हाट इज द रिकॉग्नाइज गेन ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द ईयर एंडेड? बोला गेन पूछ रहा है 31 मार्च 2005 इन अकॉर्डेंस विद IFRS 16। पढ़ते हैं जरा अब हम लोग। ऑन 1 अप्रैल 2004, क्लॉक एंड कंपनी सोल्ड अ प्रॉपर्टी फॉर इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 7.4 मिलियन। बोला जब गेन निकालना है तो जरा हम लोग एंट्री बना लेते हैं। बोला हमने कितने का बेचा? कैश डेबिट हुआ 7.4 से। व्हेन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी वाज 5 मिलियन। बोला जो PPE गया है वो कितने का गया है? 5 मिलियन का गया है। क्लॉक एंड कंपनी इमीडिएटली लीज द प्रॉपर्टी बैक ऑन 1 अप्रैल 2004। बोला जैसे ही मैंने बेचा उसको उसी दिन मैंने लीज पे ले लिया। तो क्या सेल एंड लीज बैक हो गया? जब जी सर, सेल एंड लीज बैक हो गया। IFRS 16 के सेल एंड लीज बैक वाले लेक्चर में तुम लोगों को बताया था कि जब भी हम एसेट बेच के लीज पे लेते हैं तो हमें देखना है कि वेदर सेल कॉन्स्टिट्यूट अ सेल और अ लोन। यहाँ पे सवाल में बता दिया है कि ये सेल है, इसका मतलब ये सेल एंड लीज बैक की ट्रांजेक्शन है। अगर सवाल में लिखा होता कि यार ये सेल नहीं है, तो हम जितने पैसे मिले होते हैं हम वो कैश डेबिट करते 7.4 से, और लाइबिलिटी फाइनेंशियल लाइबिलिटी 7.4 से क्रेडिट करते। लेकिन चूंकि ये सेल रिकॉग्नाइज करनी है, सवाल में लिखा हुआ है कि ये सेल कॉन्स्टिट्यूट करती है, तो इसका मतलब मुझे सेल एंड लीज बैक की अकाउंटिंग करनी है। तो एसेट को अपनी बुक से डी रिकॉग्नाइज करना है, और अपने बुक्स में लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है, राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड करना है, और गेन या लॉस रिकॉर्ड करना है। अच्छा, एंड द फर्स्ट ऑफ द 5 एनुअल पेमेंट्स ऑफ 1.6 मिलियन वॉज पेड ऑन 31 मार्च 2005। बोला पहली पेमेंट कब कर रहा हूँ? बोला 1 अप्रैल 2004 को तुम लीज में एंटर हुए हो,
और पहली पेमेंट तुम एक साल बाद करोगे, कितने ही करोगे, 1.6 मिलियन की। और कितनी पे टोटल पेमेंट्स करनी है, 5 पेमेंट करनी है। द रेलेवेंट 5 ईयर डिस्काउंट फैक्टर वॉज 4.452 मिलियन, 4.452 ऑन 1 अप्रैल। तो लीज लाइबिलिटी क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज कैसे निकलता है, कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर, ये ईयर ऑन ईयर पे होता है। और अगर हमें एन्युटी फैक्टर गिवन होता है तो हम कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय एन्युटी फैक्टर कर देते हैं। कैश फ्लो कितना है सर, हमारे पास 1.6 पर साल है, और एन्युटी फैक्टर कितना है, 4.452। तो ये लीज लाइबिलिटी हो गई 7.1 मिलियन, 7.12 मिलियन। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट होता था, उसको हम किस तरह करते थे, याद है सवाल में हमने क्या करते थे, लीज लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया करते थे ओल्ड कैरिंग अमाउंट से। याद है ये वाली बात पूरी? जी सर। तो लीज लाइबिलिटी जो है फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, लेकिन सवाल में एक बात लिखी हुई है कि हमने 7.4 पे बेचा है और फेयर वैल्यू भी यही है। तो राइट ऑफ यूज किसने रिकॉर्ड करेंगे, लीज लाइबिलिटी 7.12 मिलियन डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू ऑफ 7.4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड कैरिंग अमाउंट इज 5 मिलियन। तो मैंने अपना एसेट कितने पे रिकॉर्ड कर दिया सर, 4.81 मिलियन पे। और बैलेंसिंग अमाउंट हमारी गेन या लॉस हो जाया करता था। अगर डेबिट पे बचेगी वैल्यू तो लॉस है, क्रेडिट पे बचेगी तो गेन है। डेबिट का टोटल आ रहा है 12.21 मिलियन, क्रेडिट का आ रहा है 12.12 मिलियन। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू बच रही है क्रेडिट साइड पे, तो हमने माइनस कर दिया। तो आंसर कितना बचा, 0.09 मिलियन हमारे पास गेन रिकॉर्ड होना चाहिए। अब देखते हैं इसने आंसर किस फॉर्मेट में हमसे पूछा है। टू द नियरेस्ट 1000 बताना है और पूरी वैल्यू बतानी है, जी सर बतानी है। तो अब जरा देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मिलियंस है, 87,610, सही हो गया। तो नियरेस्ट आंसर क्या आ गया मेरे पास, 90,000। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? हेलो दोस्तों, जवाब दे दो। अब एग्जामिनर रिपोर्ट्स तुम लोगों ने पढ़ी हैं, और गलतियां जो कर रहे हो, मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर तुम इस एग्जाम में हो और तुम्हारे पास ये सवाल आए तो क्या सवाल आसान थे, मुश्किल थे? अब तुम लोगों ने कमिटमेंट शो करना है। मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि ये एग्जामिनर रिपोर्ट्स तुम्हें कहाँ मिलेंगी, एसीसी ग्लोबल की वेबसाइट पे तुम चले जाना। यहाँ पे तुम लोग जाओगे, ओके। अब जो गलती तुमने आइडेंटिफाई की वो प्लीज कोशिश करो कि यार दोस्त अपनी गलती सही करो ना। अब वेबसाइट पे जाओगे, पास एग्जाम पेपर में जाओगे, एसीसी क्वालिफिकेशन पे क्लिक करोगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे आ रहा है एक टैब एग्जामिनर रिपोर्ट का, सही है। लर्निंग एंड रिवीजन में एसी से स्टडी अब आ रहा है, इफेक्टिव लर्निंग आ रहा है, पास एग्जाम एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस आ रहा है, एग्जामिनर रिपोर्ट आ रही है, सही है। अब एग्जामिनर रिपोर्ट में से हमने मोस्ट रीसेंट दोनों कर ली है, सही है। सितंबर दिसंबर 2025 भी कर ली, मार्च जून 2025 भी कर ली। ये चारों तुम लोगों ने खुद करनी है, एटलीस्ट इसके क्वेश्चंस तो तुम लाजमी लाजमी कर लेना। ये वो क्वेश्चन है जो रियल एग्जाम के, एसी से स्टडी हब में हो सकता है रियल एग्जाम क्वेश्चन ना हो, कैपलन किट में रियल एग्जाम क्वेश्चंस ना हो, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे रियल एग्जाम क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। क्या ये बात क्लियर है? अब कोशिश करते हैं, या चूंकि थोड़ा हमारा एक रिदम बन गया है, तो एक दो सवाल हम कोशिश करते हैं ज़रा अपने उस वहाँ से भी कर लें, एसीसी स्टडी हब से। 2 मिनट का ब्रेक ले लो, जब तक मैं एसी से स्टडी हब लॉगिन वगैरह कर लूँ, और हम फिर एसी से स्टडी हब में सवाल करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई, बुलाया ही नहीं उन्होंने अभी तक, कसम से। मुझे जुहेल साहब फोन पे थे उस वक्त। तुम कहाँ हो अभी? सर्च का दे दिया उन्होंने, सर्च का दे दिया, उसका नहीं दिया अभी तक, नबी कासिम का हम लोगों को किसी को भी। मुझे नहीं पता, ऊपर मैं तो अपने रूम में बैठा हूँ, मुझे पता नहीं है। तुम्हें बुलाया? जा चले जाओ, राउंड तो लगाओ। आप में हाँ जाओ भाई, या दोनों साथ चले थोड़ी देर में। बस आधा घंटा तो चलते हैं, सही है। आधा घंटा तो चलते हैं। हम्म, हाँ। बस आधा। मोहम्मद बैठा है, चला गया? तो अकेला है अभी? अकेला ही है? बस तो बुलाता हूँ। बस जबरदस्त हो गया। मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ, फिर तुम ऊपर आ जाओगी। ओके, मोबाइल मोबाइल पे नहीं करो। ओके। डन डन डन, ओके। ओके। अच्छा। वेलकम बैक दोस्तों। अब तुम लोग आ गए हो एसी से स्टडी हब पे, सही है। एसी से स्टडी हब में इस तरह का तुम्हारे पास कोई स्क्रीन आ रही होगी। जिसने अभी तक कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करना, एसी से स्टडी हब से सिर्फ प्रैक्टिस वाले एरिया में जाना है। और ओटी रिवीजन क्वेश्चंस जितने हैं ये तुम्हारे रिलेट करते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन से, सही है। तो तुम लोगों ने ये कर लेने हैं, ये चैप्टर वाइज है। और ओटी रिवीजन केसेस जो है ना, ये तुम्हारे रिलेट करते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन से, सही है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे अच्छे क्वेश्चंस लगते थे, जिसके अंदर मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टेस्ट हो रहे हैं, वो मैं तुम लोगों को कुछ कराता हूँ आज। कोशिश करते हैं एक दो सवालात करें। और स्टार्ट हम करते हैं नॉस्टॉम कंपनी से, सही है। वंस अगेन दोस्तों, हम करेंगे ये कि पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि यार क्या क्या चीज़ हमें सिनेरियो से चाहिए। What interest expense should be included in Nostrom Company's statement of profit or loss for the year ended 30 जून 2007? बोला बताओ इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया जाएगा, इसका मतलब कोई लोन वोन कुछ होगा। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ नॉस्टॉन कंपनी एज एट 30 जून 2006, सही है। लोन नोट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड। लोन नोट का इंटरेस्ट और डिविडेंड पे किया हुआ है 5,000 का, और इसके लिए नोट्स 1 एंड 3 है। इक्विटी शेयर्स तुम्हारे पास 30,000 के हैं और एक शेयर की वैल्यू $0.5 है। 5% लोन नोट्स तुम्हारे पास 20,000 के हैं और इसके लिए नोट नोट है। इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारा वो बन सकता है, इंटरेस्ट यहीं से आएगा। अंडर या ओवर प्रोविजन ऑफ करंट टैक्स, यानी कि करंट टैक्स का अंडर या ओवर प्रोविजन है, वो 60 का है। डेफर टैक्स 1 जुलाई, हमारा ईयर एंड 30 जून 2006 है, तो 1 जुलाई का डेफर टैक्स इज ओपनिंग, डेफर टैक्स का ओपनिंग। ये है हमारे पास 1010 का, सही है। अब द 5% लोन नोट्स वॉज इशूड ऑन 1 जुलाई 2005 एट इट्स नॉमिनल वैल्यू ऑफ 20 million। लोन नोट्स इशूड हैं तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है हमारे पास। नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी, सवाल में देख लेते हैं हम अपनी। मिलियंस है, लेकिन चूंकि यहाँ सारी वैल्यूज थाउजेंड्स में है तो थाउजेंड्स में लिख रहा हूँ, सही है। नॉमिनल वैल्यूज 20,000। इनकरिंग डायरेक्ट इशू कॉस्ट ऑफ 500,000, तो मैं 500 लिख देता हूँ इसके अंदर। Which have been charged to general and administrative expenses. The loan notes will be redeemed after 3 years at a premium, which gives the loan note an effective interest rate of 8%. Effective rate is 8%. कूपन रेट इज 5% सवाल में। ऐसा ही है दोस्तों। और हमने इशू कब किया है? 1 जुलाई X5। सर नॉमिनल वैल्यू की एंट्री क्या होती है? हम एंट्री करते थे कैश डेबिट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट, 20,000 से। देखो दो अलग बातें होती हैं, ये इशू कॉस्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, डिस्काउंट ऑन इशू नहीं होता, सही है। तो इशू कॉस्ट की एंट्री हम क्या सीख के आए थे सर? इशू कॉस्ट की एंट्री हम सीख के आए थे कि अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी होगी तो जो ट्रीटमेंट इसने की है डायरेक्टली एक्सपेंस में रिकॉर्ड करना है वो सही है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और कैटेगरी होगी तो हम फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट कर दिया करेंगे और कैश क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे इस कैटेगरी के बारे में सवाल खामोश है। लेकिन हमें एक बात पता थी कि फाइनेंशियल लाइबिलिटीज कैन बी क्लासिफाइड इन आइदर ऑफ द टू फॉलोइंग कैटेगरीज, नंबर 1 amortized कॉस्ट एंड नंबर 2 फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। और हमें एक बात ये भी पता थी कि अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ तो डिफॉल्ट कैटेगरी वाज amortized कॉस्ट। तो amortized कॉस्ट में इशू कॉस्ट की एंट्री क्या होती थी सर? फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट।
और एमोर्टाइज कॉस्ट में हम एमोर्टाइजेशन का चार्ट बनाया करते थे। ईयर एंड, ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड और कैरेट डाउन। पहली लाइन कौन सी होगी? 1 जुलाई X5। और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? 20,000 क्रेडिट पे था फाइनेंशियल लाइबिलिटी और 500 डेबिट पे है, तो 19,500। फिर ईयर एंड आया 30 जून X5, 19,500 इसमें ब्रॉट डाउन। इंटरेस्ट एक्सपेंस किस रेट पे होगा? 8% पे होगा। इंटरेस्ट पेड कितने पे होगा? पार वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कूपन रेट, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय कूपन रेट इज 5%। तो कैरेट डाउन कितना हो गया? ब्रॉट डाउन प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस इंटरेस्ट पेड इज इक्वल्स टू 20, कैरेट डाउन 20 मिलियन। अब रिक्वायरमेंट क्या थी? इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून, ईयर एंड 30 जून 2006 आया, और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 1560। तो आंसर क्या बना मेरा? सी। एक और सवाल करते हैं दोस्तों। व्हाट इज द इनकम टैक्स एक्सपेंस टू बी इंक्लूडेड इन नॉस्टर्न कंपनीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस? इनकम टैक्स के लिए हमने क्या पढ़ा था? करंट टैक्स, करंट ईयर, एड, अंडर या लेस ओवर प्रोविजन ऑफ प्रायर ईयर, एड, इंक्रीज या डिक्रीज इन डीटीएल। और इंक्रीज या डिक्रीज इन डीटीएल के बारे में हमने पढ़ा था, डीटीएल का कैरेट डाउन लेस डीटीएल का ब्रॉड डाउन। तो हमारे पास आ गया इंक्रीज या डिक्रीज इन डीटीएल, लेस करते थे टेकन टू आरआर, तो नेट टेकन टू पीएनएल। जब हम सवाल पढ़ रहे थे तो हमने डेफर टैक्स लाइबिलिटी का ओपनिंग निकाल लिया था, वो कितना था हमारे पास? 1010। डेबिट साइड पे अंडर या ओवर प्रोविजन है, वो कितना है सर? 60। तो डेबिट साइड पे होता है तो हमने कहा वो अंडर प्रोविजन होता है। आगे चलते हैं। इनकम टैक्स ऑन प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 20x6 हैज बीन एस्टिमेटेड एट 1.2 मिलियन। बोला करंट टैक्स करंट ईयर कितना है? 1.2 है, तो हमने बोला 1200 लिख दो, क्योंकि हर वैल्यू हम थाउजेंड्स में ही लिख रहे हैं। एट 30 जून 2006, साल के आखिरी दिन, कैरिंग अमाउंट ऑफ नॉस्टर्न कंपनीज नेट एसेट्स वाज 2.8 मिलियन। कैरिंग अमाउंट कितनी है हमारे पास सर? 2800। हायर देन द टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट 2800 नहीं है, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा है। इसका मतलब जब टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस हुआ या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस हुआ? जल्दी से मुझे बता दो। बोला कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस से, इसका मतलब टैक्स बेस में टैक्स डब्ल्यूडीवी कम है, टैक्स डब्ल्यूडीवी ज्यादा कम हो गई है, इसका मतलब टैक्स वालों ने ज्यादा ज्यादा डेप्रिसिएशन अलाउ कर दी है। जब टैक्स वालों ने ज्यादा ज्यादा डेप्रिसिएशन अलाउ कर दी है, तो फ्यूचर में टैक्स की डेप्रिसिएशन कम होगी। फ्यूचर में जब टैक्स की डेप्रिसिएशन कम होगी तो फ्यूचर में टैक्स बढ़ जाएगा, तो इट विल रिजल्ट इन अ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और अगर नहीं भी पता तो हमें एक बात पता है कि टैक्स बेस माइनस कैरिंग अमाउंट किया करते थे। अगर आंसर पॉजिटिव में आता था तो हम कहते थे डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, और अगर आंसर नेगेटिव में आया करता था तो हम कहते थे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। अब ये बोल रहा है कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब अज्यूम करो कैरिंग अमाउंट 2800 से ज्यादा है, इसका मतलब टैक्स बेस कम होगी। इससे टैक्स बेस कम होगी, कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी, तो मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा। जी सर, नेगेटिव में आएगा। अज्यूम करते हैं कि मेरी कैरिंग अमाउंट है और टैक्स बेस है। कैरिंग अमाउंट 2800 से ज्यादा है, तो हम इसको एक रैंडमली फिगर ले लेते हैं, 4 मिलियन। तो टैक्स बेस 2800 से कम हो गई है मेरी। तो अब जब मैं टैक्स बेस माइनस सी ए करूंगा, तो क्या मेरे पास नेगेटिव 2.8 मिलियन आएगा, और नेगेटिव 2.8 मिलियन इज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ऑफ 2800 मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट कितना है? 30%। तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी का कैरेट डाउन कितना हो गया? 840। सर डेफर टैक्स लाइबिलिटी हमारी कम हो गई है 170 से। आर आर कुछ भी नहीं है, तो पूरा का पूरा 170 चला गया है हमारे पास यहाँ पे। तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी का डिक्रीज हम रिकॉर्ड करेंगे। तो नेट एक्सपेंस फॉर द ईयर मेरे पास कितना हो गया सर? 1090।
आगे, in accordance with IS 33 earnings per share, what number of shares will be used to calculate basic earnings per share for the year ended 30th June 2006? बेहतरीन सवाल है ये वाला। साल के आखिरी दिन शेयर कैपिटल कितना है एट 30th June? 30th June 2006 शेयर कैपिटल और नंबर ऑफ शेयर्स। साल के आखिरी दिन अवर शेयर कैपिटल इज 30,000, एक शेयर 0.5 का है तो हमने बोला डिवाइड कर दो 0.5 से, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एज एट द ईयर एंड इज 60,000। आगे चलते हैं। नॉस्ट्रम कंपनी पेड अ डिविडेंड ऑफ $0.10 पर शेयर ऑन 30 मार्च 2006। बोला 30 मार्च 2006 को कंपनी ने डिविडेंड पे किया है कितना, $0.10 पर शेयर। ऑन 1 अप्रैल 2006 नॉस्टन कंपनी इशूड 10 मिलियन इक्विटी शेयर्स एट $1.70 पर शेयर। बोला नॉस्टन कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं कितने सर, 10 मिलियन इशू किए हैं एट मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल को। टेन मिलियन इज 10,000, तो शेयर्स एट 1 जुलाई 2005 कितने हो गए, 50,000। साल के स्टार्ट में 50,000 शेयर्स थे और 10,000 इशू किए, तो 60,000 साल के एंड में शेयर हो गए। अब ये पूछ रहा है बताओ कि तुम बेसिक अर्निंग्स पर शेयर में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे। जो साल के स्टार्ट में शेयर्स होते हैं वो तो पूरे आ जाते हैं हमारे। ओपनिंग शेयर्स 50,000 इंटू 12/12, इशूड एट मार्केट वैल्यू कितने होंगे 10,000 मल्टीप्लाइड बाई, ये शेयर्स कितने महीने रहे, अप्रैल मई एंड जून, 3/12। तो मेरे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ बेसिक ईपीएस कितने आ गया, 52.5 मिलियन। आगे, which of the following does not describe a valid measurement of financial asset in accordance with IFRS 9 financial instrument। बोला फाइनेंशियल एसेट, IFRS 9 ने फाइनेंशियल एसेट की मेजरमेंट के बारे में बताया था। तो हमें पता है फाइनेंशियल एसेट दो तरह के होते थे, एक होता था फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट इक्विटी फाइनेंशियल एसेट, और दूसरा होता था डेट फाइनेंशियल एसेट। इक्विटी फाइनेंशियल एसेट को हम दो में से किसी एक तरीके से मेजर करते थे, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। एंड डेट फाइनेंशियल एसेट को तीन में से किसी एक तरीके से मेजर करते थे, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई एंड अमोर्टाइज कॉस्ट। तो बोल रहे हैं बताओ फाइनेंशियल एसेट को मेजर करने के लिए इनमें से कौन सी बेसिस सही नहीं है। क्या ट्रांजैक्शन प्राइस से मेजर करते थे, नहीं सर। क्या फेयर वैल्यू मेथड पे करते थे, नहीं सर। क्या एमोर्टाइज कॉस्ट पे करते थे, नहीं सर। इक्विटी मेथड पे करते थे, नहीं सर। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस कर देते हैं, हम इक्विटी मेथड सेलेक्ट कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन प्राइस तो चलो हम फिर भी कॉस्ट कर देते हैं कि कॉस्ट को हम ट्रांजैक्शन प्राइस समझ लो, इनिशियली कॉस्ट में मेजर करते थे हम लोग। लेकिन इक्विटी मेथड तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का है ही नहीं, फाइनेंशियल एसेट का है ही नहीं, इक्विटी मेथड तो एसोसिएट का है हमारे पास। जबकि ये सवाल थोड़ा सा वेग है, इसको थोड़ा सा और सही होना चाहिए सवाल को अभी। Which two of the following would lead to a deductible temporary difference in accordance with IAS 12 income taxes? बोला इनमें से कौन सा डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस बनेगा, यानी कि इनमें से किस वजह से तुम्हारे लिए अगले आने वाले सालों में टैक्स एक्सपेंस कम हो जाया करेगा। पढ़ते हैं पहले। एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, द टैक्स अथॉरिटी डज नॉट रिकॉग्नाइज द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। बोला एक प्रॉपर्टी तुमने अपवर्ड रिवैल्यू की है और टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को नहीं मानते, तो अब बताओ फ्यूचर में ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बनेगा या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस बनेगा। टैक्स वाले बोलते हैं भाई हम आज रिवैल्यूएशन को नहीं मानते, जब तुम बेचोगे तो मार्केट वैल्यू में बेचोगे, तो उस वक्त जो भी गेन आएगा उसको हम टैक्स कर लेंगे। तो बताओ फ्यूचर में गेन ज़्यादा ही आना है जी सर, एसेट की मार्केट वैल्यू बढ़ती जा रही है तो फ्यूचर में गेन ज़्यादा होगा, फ्यूचर में गेन ज़्यादा होगा तो फ्यूचर में टैक्स ज़्यादा होगा। तो बताओ ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। सर ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। आगे चलते हैं। एन एसेट इज परचेज इन द ईयर दैट इज डेप्रिशिएटेड ओवर 3 ईयर्स। बोला एक एसेट करंट ईयर में परचेज किया और हम उसको कितने सालों में डेप्रिशिएट कर रहे हैं, 3 सालों में। तो बताओ पर ईयर कितना डेप्रिशिएट कर रहे हैं, 33.33% हम पर ईयर डेप्रिशिएट कर रहे हैं।
बट टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन इज 25%। टैक्स वाले कितने पे कर रहे हैं? 25% पे। ईयर वन में, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर। ईयर टू में हम इसी तरह डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, ईयर थ्री में भी इसी तरह होगी। ईयर फोर में क्या अकाउंट्स में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? नहीं सर, ये 3 सालों में पूरा डेप्रिशिएट हो गया है। और ईयर फाइव में भी, ये ईयर फोर में टैक्स वाले भी 25% अलाउ करेंगे। जब ईयर फाइव में टैक्स वाले 25% अलाउ करेंगे तो बताओ ईयर फोर के टैक्सेबल टेम्परेरी, सॉरी, टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे? जी सर, कम हो जाएंगे। तो उस वक्त का टैक्स कम हो जाएगा? जी सर। तो ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बनाया डिडक्टेबल? सर ये डिडक्टेबल क्योंकि ये वो एक्सपेंस है जो फ्यूचर में जाके तुम्हारे इनकम को, प्रॉफिट को कम कर देगा, डिडक्टेबल कर देगा। बी पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं। कैपिटलाइज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर विच द टैक्स अथॉरिटी रिकॉग्नाइजेज द एक्सपेंस व्हेन पेड। IAS 38 में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तुमने कैपिटलाइज किया और अब तुम इसको अमोर्टाइज कर रहे हो, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अमोर्टाइज कर रहे हो। टैक्स वालों ने बोला पहले साल ही मैं एक्सपेंस क्लेम कर दे रहा हूँ। तो टैक्स वालों ने जब पहले सालों में तुम्हें एक्सपेंस अलाउ कर दिया तो ईयर टू में, ईयर थ्री में, ईयर फोर में कुछ अलाउ करेंगे? नहीं सर, ईयर टू थ्री फोर में कुछ अलाउ नहीं करेंगे। जब ईयर टू थ्री फोर में कुछ अलाउ नहीं करेंगे तो ईयर टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड ऑनवर्ड ईयर के तुम्हारे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे? जी सर, बढ़ जाएंगे। जब उन सालों के तुम्हारे प्रॉफिट बढ़ेंगे तो बताओ क्या टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बन जाएगा? जी सर, बन जाएगा। कटा दो इसको। इंटरेस्ट पेबल वेयर द टैक्स अथॉरिटी प्रोवाइड्स टैक्स रिलीफ ऑन इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज पेड। बोला तुमने एक इंटरेस्ट पेबल रिकॉर्ड किया, तुमने कैसे रिकॉर्ड किया? एक्सपेंस डेबिट, पेबल क्रेडिट। डन हो गया। टैक्स वाले क्या करेंगे? टैक्स वाले बोले जब तुम पे करोगे ना, जब मैं अलाउ कर दिया करूंगा, तो बोला तुमने जब पे किया होगा तो टैक्स तुमने अकाउंट्स में क्लेम किया उस वक्त? नहीं, तुमने तो जब रिकॉर्ड अक्रू किया था उस वक्त तुमने रिकॉर्ड किया। तो बोला टैक्स वाले जब पे करोगे उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब पेमेंट वाले ईयर में तुम्हारे एक्सपेंस जो होगा तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। जब टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम तो इट विल लीड टू अ डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। एक और सवाल करते हैं दोस्तों आज का। कवरिंग मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब जो सवाल कर रहे हैं ये है हमारा मॉस्टन कंपनी, सही है। कोई What adjustment are required to account for the sale of maturing goods in the financial statements for the year ended 30th June 2006? बोला कुछ maturing goods तुमने बेचे होंगे, बोला उसके लिए तुम्हें क्या एंट्री करनी है? यहाँ पे रेवेन्यू आ रहा है, मेच्योरिंग गुड्स तुम्हारा रेवेन्यू में आ रहा होगा और रेवेन्यू तुम्हारा नोट वन में आ रहा है। ईयर एंड क्या है तुम्हारा? 30 जून 2006। द सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स $3 million रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ मेच्योरिंग गुड्स ऑन 1 जनवरी 2006। बोला ये जो सस्पेंस अकाउंट है तुम्हारा ये क्या है? बोला तुमने एक गुड्स बेचे हैं और वो क्या है, तुमने कैश मिल गया है तुम्हें, और तुमने गुड्स बेचे 1 जनवरी को और ये मेच्योरिंग गुड्स थे, तुमने एंट्री कर ली कैश डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट। आगे, किस दिन बेचे सर ये गुड्स? 1 जनवरी को। मॉस्टन कंपनी स्टिल होल्ड द गुड्स बट हैज बीन एक्सक्लूडेड देम फ्रॉम द इन्वेंट्री काउंट। बोला अभी तक गुड्स तुम्हारे पास ही हैं, तुम अपने पास ही रख रहे हो, लेकिन तुमने अपने इसको इन्वेंट्री काउंट में शामिल नहीं किया। मॉस्टन कंपनी हैज एन अनएक्सरसाइज ऑप्शन टू रीपरचेज देम एट एनी टाइम इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। बोला अगले 3 सालों में तुम इसको किसी भी टाइम पे परचेज री बाय बैक कर सकते हो। इन 3 ईयर्स टाइम द गुड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी वर्थ 5 million। बोला इन 3 सालों में गुड्स की मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 5 million। द रीपरचेज प्राइस विल बी द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस प्लस इंटरेस्ट एट 10% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ सेल टू द डेट ऑफ परचेज। सही हो गया। अब तुम्हें क्या करना है बताओ, क्या ये सेल है? बोला 3 सालों बाद तुम खरीदोगे और किस तरह खरीदोगे? बोला जितने का बेचा उसके हर साल तुम 10-10% उसको एड ऑन करते रहोगे, यानी कि तुमने 3 हजार का बेचा, अब ईयर वन में तुम 10% ऐड करोगे, फिर 10% ऐड करोगे, फिर 10% ऐड करोगे। अब सोच के मुझे जवाब देना, क्या ये सेल है या सेल नहीं है? सर ये सेल नहीं है, इसका मतलब इसकी एंट्री होनी चाहिए कैश डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट। तो करेक्टिंग एंट्री क्या होगी?
सस्पेंस डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट बाय 3,000। क्या इस 3,000 पे मुझे 10% इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड करना है? जी सर, करना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट कितना रिकॉर्ड करना है सर हमें? कितने महीने गुजरे हैं? जनवरी से लेकर जून तक का रिकॉर्ड करना है। तो 3,000 इंटू 10% इंटू 6/12। अब मुझे बताओ, क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है? नहीं सर। क्या लाइबिलिटी 3,000 से क्रेडिट करनी है? नहीं सर। लाइबिलिटी हमें कितने से क्रेडिट करनी है? 3,000 प्लस 150। 3,150 से लाइबिलिटी क्रेडिट करनी है। क्रेडिट लाइबिलिटी 3.3 मिलियन, नहीं गलत। क्रेडिट लाइबिलिटी 3.15 मिलियन एंड डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 150,000, ये बिल्कुल सही है हमारा। आगे चलते हैं। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2006? बोला 30 जून 2006 का आखिरी, का साल का आखिरी दिन है। बोला डेवलपमेंट कॉस्ट कितने पे आ रही होगी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है? 7,800। फिर इसका नोट नंबर 2 पढ़ते हैं। मॉस्टन कंपनी मॉस्टन कंपनी कमेंस्ड अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑन 1 जनवरी 2006। कब कमेंस हुआ है? पहली, इट स्पेंड $1,000 पर मंथ ऑन द रिसर्च अंटिल 31 मार्च 2006। बोला जैन X6, फेब X6, मार्च X6। हर साल कितना कितना, हर महीने कितना कितना रिकॉर्ड, कितना कितना स्पेंड किया? 1,000। और ये किस मद में किया है? रिसर्च में किया है। इसके बाद पढ़ते हैं। When the project passed into the development space, it then spent 1.6 million per month until the year end when the development was completed। और बोला इसके बाद हर महीने तुमने 1.6 मंथ किया है। तो अप्रैल X6, मई X6 और जून X6 कितना कितना किया है सर? 1,600 किया है। क्या ये सब मिला के टोटल तुम्हारा 7,800 बन गया? यही आ रहा है 7,800? जी सर, आ रहा है। ये कौन सा फेज है? डेवलपमेंट फेज है। अब डेवलपमेंट फेज में तो हमें पता है बिफोर पायरेट भी होता है, आफ्टर पायरेट। रिसर्च तो एक्सपेंस होता है, ऐसा ही है। डेवलपमेंट बिफोर पायरेट है तो एक्सपेंस, आफ्टर पायरेट है तो कैपिटलाइज। आगे चलते हैं। However, it was not until 1 मई 2006 that the directors of Mostyn company were confident that the new product would be commercial success। बोला 1 मई 2006 तक हम कॉन्फिडेंट नहीं थे कि ये प्रोजेक्ट फायदेमंद है या नहीं है। इसका मतलब अप्रैल एक्सपेंस होगा, कैपिटलाइज होगा सर? कैपिटल एक्सपेंस होगा, क्योंकि मई X6 में हमें पता चला है कि हमारा प्रोजेक्ट फायदेमंद होगा। इसका मतलब पायरेट पायरेट क्राइटेरिया हमारा 1 मई को हो रहा है। तो अब कैपिटलाइज कितना करेंगे सर? ये दोनों महीने हमारे होंगे कैपिटलाइज। तो 1,600 क्या 3.2 मिलियन कैपिटलाइज हो जाएंगे हमारे? जी सर, कैपिटलाइज हो जाएंगे हमारे। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून X6? बोला भाई तुम्हें डेप्रिसिएशन बतानी है टोटल, किसी एक एसेट की नहीं, टोटल बतानी है। आओ जरा कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितने एसेट्स हमारे पास। प्रॉपर्टी है हमारे पास और क्या है हमारे पास? प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, प्रॉपर्टी की वैल्यू एट 1 जुलाई 2005 कितनी है? साल के पहले दिन इसकी वैल्यू है हमारी 28,500। प्लांट की कॉस्ट कितनी है? 26,100। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है इसकी? 9,100। इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है सर? सवाल में नहीं गिवन, तो यही कंसिडर करेंगे। नेट बुक वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ द ईयर, और ये भी आ गई मेरी नेट बुक वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ द ईयर। आगे चलते हैं। मॉस्टन कंपनीज प्रॉपर्टी इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू विच एट 30 जून 2006 इज 29 मिलियन। बोला प्रॉपर्टी को हम फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं और साल के आखिरी दिन ये कितने पे? 29 मिलियन पे। अब जरा मुझे सोच के बताओ,
ये जो वैल्यू है साल के आखिरी दिन की है, हमारे पास वैल्यू साल के पहले दिन की है, और ये साल के आखिरी दिन रीवैल्यू हो रहा है। तो पहले डेप्रिशिएट करूं और फिर रीवैल्यू करूं, या पहले रीवैल्यू करूं फिर डेप्रिशिएट करूं? लॉ ये कहता है, स्टैंडर्ड ये कहता है कि जिस दिन रीवैल्यू हो रहा है उस दिन रीवैल्यू करो। अगर साल के पहले दिन रीवैल्यू हो रहा है तो पहले रीवैल्यू करो फिर डेप्रिशिएट करो। साल के आखिरी दिन रीवैल्यू हो रहा है तो पहले डेप्रिशिएट करो फिर रीवैल्यू करो। अगर साल के दरमियान में रीवैल्यू हो रहा है तो पहले जितना टाइम तक रीवैल्यू नहीं हुआ था पुरानी वैल्यू पे डेप्रिशिएट करो, फिर रीवैल्यू करो, फिर रिमेनिंग टाइम के लिए नई वैल्यू पे डेप्रिशिएट करो। तो इसका मतलब मुझे इस 28.5 मिलियन को डेप्रिशिएट करना है अभी। इट्स रिमेनिंग लाइफ एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वॉज 15 ईयर्स। तो इसको मैं 28,500 को 15 पे डिवाइड कर दूंगा। कैरिंग अमाउंट और रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है हमारे पास अब? 29,000। तो रीवैल्यूएशन गेन कितना आ गया? कितना आ गया? 2,400। प्लांट एंड इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड एट 15% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, बोला आर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो नेट बुक वैल्यू पे 15% लगा दो, 2,550 हो गया। और इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई है? 17,000 माइनस 2,550। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1,900 प्लस 2,550 इज 4,450। एक और सवाल, अगला सवाल करते हैं इसका। Which two of the following would included in the amount initially recognized for an item of equipment? बोला इक्विपमेंट की कॉस्ट में इनिशियली कौन सी वैल्यू शामिल की जाती है? डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट द एंड ऑफ एसेट्स यूजफुल लाइफ। जी सर, हमने पढ़ा था कॉस्ट में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। परचेज प्राइस पे भी नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, फिर एनी अदर कॉस्ट टू ब्रिंग द एसेट इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड यूजेबल कंडीशन, एंड नंबर 3 डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो क्या डिसमेंटलिंग कॉस्ट थी? जी सर थी। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग टू ऑफ स्टाफ टू यूज द न्यू इक्विपमेंट, बोला स्टाफ ट्रेनिंग क्या कैपिटलाइज करते हैं? नहीं सर, स्टाफ ट्रेनिंग का एसेट की यूजेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। लीगल फीस इनकर्ड इन द परचेज ऑफ इक्विपमेंट, क्या ये कैपिटलाइज की जाएगी? जी सर की जाएगी। जब तक मैं लीगल फीस नहीं पे करूंगा एसेट खरीद कैसे सकूंगा? कॉस्ट ऑफ रीपेंटिंग द इक्विपमेंट इन द ब्रांडेड कलर्स ऑफ द कंपनी, बोला हमारी कंपनी का कलर ग्रीन है और इक्विपमेंट वाइट था तो मैंने उसको ग्रीन में रीपेंट कर दिया, क्या इससे एसेट की यूजेबिलिटी कोई फर्क पड़ा? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ए एंड सी विल बी कैपिटलाइज एज इन पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स states that the transaction price of contracts with multiple elements must be determined at the inception of the contract and based on the standalone selling prices. What is the best evidence of standalone selling price? बोला अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है मल्टीपल चीजें उसके अंदर, तो IFRS 15 ने कहा था कि उसको स्टैंड अलोन प्राइस की बेसिस पे तुम एलोकेट कर देना। बोला स्टैंड अलोन प्राइस तुम्हें कहाँ से मिलेगी? अनएडजस्टेड मार्केट प्राइस फॉर सिमिलर गुड्स, बोला सिमिलर गुड्स मार्केट में चल रहे हैं उसकी प्राइस देखो और उसको अपने गुड्स के अकॉर्डिंगली अनएडजस्ट नहीं करना। नहीं, बोला अगर आप सिमिलर गुड्स की मार्केट प्राइस ले रहे हो तो उसको अपने तौर तरीके के मुताबिक अपने गुड्स के अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करो, फिर वो ले सकते हो। अनएडजस्टेड नहीं है, एडजस्टेड होता तो हम कहते हैं हाँ आंसर है। ऑब्जर्वेबल प्राइस ऑफ गुड्स व्हेन दे आर सोल्ड सेपरेटली, बोला अगर ये अलग अलग गुड्स मार्केट में सेपरेटली सेल किए जा रहे हैं तो उनकी प्राइस जो भी मार्केट में ऑब्जर्व है वो ले लो। बोला ये समझ आती है बात। एक्सपेक्टेड कॉस्ट, बोला उन गुड्स की एक्सपेक्टेड कॉस्ट, नहीं सर ये भी नहीं है। एस्टिमेट द मैक्सिमाइज एस्टिमेट दैट मैक्सिमाइजेस द यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल इनपुट्स, बोला ऑब्जर्वेबल इनपुट्स को मैक्सिमाइज यूज कर लो और उससे नहीं। बोला IFRS 13 रेड विद IFRS 15 ने क्या कहा था कि लेवल 1 अगर तुम्हें मार्केट में कोई प्राइस मिल रही है तो उसको ले लो, अगर मार्केट में प्राइस नहीं मिल रही तो सिमिलर गुड्स की प्राइस देख लो और उसको अपने गुड्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लो। तीसरी बात वैल्यूएशन टेक्निक्स, यहाँ पे वैल्यूएशन टेक्निक्स कोई बात नहीं की हुई। एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज नॉट अ वैल्यूएशन टेक्निक और मैक्सिमम यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल इनपुट इज नॉट अ वैल्यूएशन टेक्निक। पॉइंट नंबर ए को इसलिए यूज नहीं कर सकते कि इसने बोला लेवल 2 तो है ही है लेकिन ये एडजस्ट नहीं कर रहा, ये अनएडजस्टेड है। बोला बेस्ट लेवल कौन सा है? ऑब्जर्वेबल प्राइस ऑफ गुड्स व्हेन दे आर सोल्ड सेपरेटली, तो आंसर इज बी। सही, आज के दिन हमने एसी से स्टडी आपके 2 सवालात किए और 2 एग्जामिनर रिपोर्ट्स पूरी पूरी की। ईमानदारी से मुझे सोच के जवाब दो, क्या थोड़ा सा हमें फायदा हुआ या नहीं हुआ? ज़बरदस्त। तो आज का एजेंडा हमारा ये था। कल का एजेंडा हमें सेक्शन सी सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक सवाल करना है, सेक्शन सी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक सवाल करना है, और कुछ तुम्हें प्लानिंग देनी है रिवीजन की मैंने।
So see you all tomorrow, same timing. Till then, God bless you. Allah Hafiz.